इसका जो वेटेज है वो अच्छा खासा होता है एग्जाम में। जो एंड टाइम पे जो एफर्ट्स होना चाहिए वो बहुत बढ़िया से होना चाहिए। तो हमारा जो एक है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक सेक्शन बन जाता है जिसके साथ 1 to 1 आपको इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है। हम लोग टाइम टू टाइम गूगल मीट। हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम यू ऑल टू वॉरियर्स एडुकैब। सो आई होप आप सबकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से चल रही होगी एंड कोई कमी रह रही है तो आप लोग को अच्छे से उसे मेंटेन करके चलो, मोटिवेटेड होके रहो ताकि आप लोग का जो प्रिपरेशन अब तक आप लोगों ने जो मेहनत करा है उसे कंटिन्यू कर सके। लास्ट में फाइनल जब हमारा रिजल्ट का टाइम आएगा तो उस टाइम हम हमारे हाथ में एक अच्छा सा स्कोर रहे, एक अच्छा सा कॉलेज हम लोग सिक्योर कर सके अपने लिए। तो उसके लिए भी बहुत जरूरी है कि इस पॉइंट पे हम लोग बहुत ज्यादा मोटिवेटेड रहें, अपना एफर्ट्स हम लोग 110% बनाए रखें, जिससे कि अभी हमारा प्रोडक्टिविटी अपने हाईएस्ट लिमिट पे हो। जितने इतने दिनों से जितना हम लोगों ने प्रिपेयर करा है उससे हम लोग बहुत ज्यादा उसमें थोड़ा सा ज्यादा एफर्ट डाल के अभी हम लोग को करना है, ताकि जो एंड टाइम पे जो एफर्ट्स होना चाहिए वो बहुत बढ़िया से होना चाहिए। तो अभी तक हम लोगों ने काइनेमेटिक्स तक हमारा सिलेबस कवर हो चुका है। तो अब हम मूव कर रहे हैं मॉडर्न फिजिक्स की तरफ। अब बात करें मॉडर्न फिजिक्स की, तो मॉडर्न फिजिक्स हमारा जो एक है वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट एक सेक्शन बन जाता है। क्यों क्यों इम्पोर्टेंट सेक्शन बन जाता है? क्योंकि इसका जो वेटेज है वो अच्छा खासा होता है एग्जाम में। अब आप बोलोगे कि सर वेटेज अच्छा खासा है तो इसमें इनपुट ज्यादा लगाना होगा, बट नहीं, यहाँ इम्पोर्टेंट बात यही है कि ये जो सेक्शन है इसमें लो इनपुट देके आप हायर आउटपुट निकाल सकते हो। क्योंकि जो मॉडर्न फिजिक्स में जो हमारे चैप्टर्स हैं वो ज्यादातर थ्योरेटिकल चैप्टर्स हैं। उनमें जो क्वेश्चंस आते हैं कुछ कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी बनते हैं, जैसे कि डायरेक्टली जो भी एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उनके जो ऑब्जर्वेशंस होते हैं, उनके जो रिजल्ट्स होते हैं, वो क्वेश्चंस हम पीवाईक्यूज में हमें देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन की बात करें तो वहां भी फॉर्मूला अगर हमारा क्लियर है तो वी कैन इजिली सॉल्व दोज न्यूमेरिकल्स और अच्छे से हम वो अपना मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो अब आप पूछोगे कि सर मॉडर्न फिजिक्स में कितने चैप्टर्स हमें करने होंगे? तो आज हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं, हम लोग स्टार्ट करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर के साथ। उसके बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर करने के बाद हम लोग मूव करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो हमारा सेकेंड लेक्चर होगा। उसके बाद हम लोग न्यूक्लियस, फिर रेडियो एक्टिविटी, ये करते करते हमारा अराउंड 3 to 5 लेक्चर्स में हमारा मॉडर्न फिजिक्स कवर हो जाने वाला है, जिससे कि आपके लिए भी उतना ही कंटेंट हम प्रोवाइड करेंगे जो कि रिलेटेबल है, जो कि पीवाईक्यू से हमने एनालिसिस करके टॉपिक्स, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो हमने एनालाइज करा है, और हम सिर्फ उन टॉपिक्स को कवर करेंगे जिससे कि हमारा हायर आउटपुट निकल पाए। बात रही बेसिक्स की, तो बेसिक्स हम लोग कवर करेंगे, जितना बेसिक का रिक्वायरमेंट हम लोग अच्छे से कवर करने वाले हैं। तो आप लोग लास्ट तक लेक्चर में बने रहो, जिससे कि आपका 2 से 3 क्वेश्चन WBJE में आपका कंफर्म हो जाए इस मॉडर्न फिजिक्स के सेक्शन से। तो चलो शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी लोगों को कि जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन करा है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ और टेलीग्राम लिंक पे क्लिक करो और चैनल ज्वाइन करो। अभी तक हमने देखा है कि बहुत सारे जो बच्चे हैं वो ज्वाइन हो चुके हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, एंड उनका जो भी डाउट होता है वो पूछते हैं, उनका वो वहां एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। तो अगर आप नहीं हो उनके मेंबर टेलीग्राम ग्रुप के, तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप लोग जाके ज्वाइन करो, और उससे क्या होगा कि आप लोग 1 to 1 इंटरेक्ट करने का आप लोग को मौका मिलेगा विथ योर टीचर्स। ये आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगा कि आपको टीचर्स से बात करने को मिल रहा है, बट वॉरियर्स एडुकैब में आपको ये फैसिलिटी देखने को मिलेगा कि अगर आपको कहीं प्रॉब्लम आ रहा है तो आप डायरेक्टली टीचर से कांटेक्ट कर सकते हो। आपको फिर भी नहीं समझ आ रहा तो टीचर आपके कॉल पे आके आपको समझा सकते हैं कि हाँ यहाँ जो प्रॉब्लम है वो कैसे सॉल्व होगा। तो आप लोग जल्दी से जाओ और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, ठीक है। उसके बाद हम लोग फोकस करते हैं कि आज हम लोग को क्या क्या टॉपिक्स कवर करना है।
तो टॉपिक कवर करने पहले हम लोग एटम की बात करेंगे कि एटम है क्या सर, और एटम जो डिस्कवरी हुआ है उसमें कौन कौन से जो फेमस पर्सनालिटीज हैं, जो फेमस थ्योरीज हैं, वो हम लोग देखेंगे कि क्योंकि उससे क्या होता है कि थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आने के चांसेस होते हैं। कोई एक स्पेसिफिक मॉडल हमें दे देगा एंड उसके जो ऑब्जर्वेशंस होते हैं, उसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, वो हमें ध्यान में रहना चाहिए ताकि हम वहां एक अपना मार्क सिक्योर कर पाए। ठीक है, तो हम एटम पढ़ेंगे, उसके बाद हम कैथोड रे एक्सपेरिमेंट एंड एनोड रे एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए, फिर भी हम लोग इसको इंक्लूड करेंगे क्योंकि हम कोई भी टॉपिक छोड़ना नहीं चाहते हैं। हम उसको बेसिक में ही देखेंगे, बट हमारा जो टॉपिक है उसको हम क्लियर करेंगे। उसके बाद मॉडल्स ऑफ एटम की बात करें तो जितने मॉडल्स अभी तक प्रपोज हुए हैं हिस्ट्री में, वो सारे मॉडल्स पे हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। उसके बाद रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ये भी एटम के डिस्कवरी में वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट्स है, जिससे कि हमारा क्लियर होगा एटम का कॉन्सेप्ट। रदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट करा था उससे क्या है कि एटम के अंदर जो है उसका हमें पता चलता है, एटम कैसे बना है, उसके अंदर किस पॉइंट पे न्यूक्लियस है, किस पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन द अराउंड द न्यूक्लियस। तो ये सारी बातें कैसे क्लियर होगी, ये सारी बातें क्लियर होगी रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट से। उसके बाद हम लोग बात करेंगे वेव्स की, जो हमारे पास वेव की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, और साथ में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी हम लोग कवर करेंगे आज के लेक्चर में। तो आज के लेक्चर में हम लोग बहुत ही ज्यादा सफिशिएंट हम लोग कंटेंट कवर करने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक बने रहो और लास्ट तक इसे लेक्चर को आप देखो। ठीक है, तो हम लोग लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। उससे पहले मैं आप लोगों से इतना रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग लेक्चर देख रहे हो तो फुल कंसंट्रेशन के साथ देखो। क्यों? क्योंकि अगर आपका कंसंट्रेशन बना रहेगा तो पॉसिबल नहीं है कि यहाँ से पढ़ के जाने के बाद आपका पीवाईक्यूज ना हो। पीवाईक्यूज आपका जरूर होगा, बट उसके लिए क्या कंडीशन है सर? उसके लिए बस इतना कंडीशन है कि आप क्या करो कि फुल कंसंट्रेशन के साथ लेक्चर देखो, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप नोट डाउन करो और पूरे लेक्चर्स में लास्ट तक बने रहो। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं एटम की। तो एटम में क्या है कि ईच एलिमेंट इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स नोन एज एटम। हमारे आसपास जितने भी सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, जितने भी सारे थिंग्स हैं हमारे चारों तरफ, चाहे आप ये एक पेन की बात कर लो, चाहे जिस कैमरा से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसकी बात कर लो, तो उसमें बहुत ही टाइनी पार्टिकल्स जो होता है, जो बेसिक पार्टिकल है किसी भी मैटर का, तो वो क्या है, वो है एटम। तो एटम की बात करें तो जो एटम वर्ड है वो कैसे बना है? एटम वर्ड ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड है, जिसमें कि उसका मतलब है कि नॉट टू बी कट। अब नॉट टू बी कट ऐसा वर्ड क्यों सेलेक्ट करा गया? ऐसा वर्ड इसलिए सेलेक्ट करा गया क्योंकि एटम क्या, वो बेसिक फंडामेंटल एक पार्ट है किसी भी ऑब्जेक्ट का, वो सबसे टाइनी और स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, तो उसको क्या बोलेंगे? हम एटम बोलेंगे। ठीक, उसके बाद हम बात करते हैं डाल्टन्स थ्योरी ऑफ एटम की। जो थ्योरी डाल्टन्स ने प्रोवाइड करा था फॉर एटम, तो उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बता देता हूँ। आपका वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आप लोग उसे नोट डाउन करके, या फिर आप जिस तरीके से आपको ध्यान में रखना है कि आप उसे ध्यान में रखो, फर्दर रिवीजन करते रहो फ्रीक्वेंटली, ताकि आपके ध्यान से ना जाए ये पॉइंट्स। तो देखो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में क्या है कि इसमें बोल रहा है कि डेवलप्ड हिज फेमस थ्योरी ऑफ एटम इन 1803 में हमारा ये एटम का थ्योरी आया था, जिसमें कि मेन पोस्टुलेट्स क्या है, मेन पोस्टुलेट्स क्या है। तो हमारा जो फर्स्ट पोस्टुलेट है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का, वो है कि एटम वाज कंसीडर्ड एज अ स्मॉलेस्ट डेंस एंड हार्ड इंडिविजिबल पार्टिकल। स्मॉलेस्ट तो आप जान रहे हो वर्ड, डेंस। डेंस बोले तो डेंस मतलब क्या होता है कि कोई ऐसा पार्टिकल जो कि हॉलो नहीं है। मतलब हॉलो कौन से ऑब्जेक्ट को बोलते हैं? आप कोई अगर पेन की बात करें, आप पेन से अगर हम लोग रेफिल निकाल देते हैं, रिफिल अगर निकाल देंगे तो उसके अंदर जो पार्ट बचेगा वो क्या होता है? वो हॉलो पार्ट होता है। वो क्या होता है? वो हॉलो पार्ट होता है। बट अगर हम लोग एटम की बात कर रहे हैं तो इतना वी नो बेसिक कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है, एटम के अंदर न्यूक्लियस है, तो हम इसे होलो ना बोल के हम क्या बोलेंगे कि जो एटम है वो एक डेंस पार्टिकल है। क्या है? डेंस पार्टिकल।
डेंस एंड हार्ड इंडिविजिबल, इंडिविजिबल मतलब जिसको हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते, जिसको हम लोग तोड़ नहीं सकते हैं डिफरेंट पार्ट्स में। तो एटम कंसिडर्ड स्मॉलेस्ट डेंस एंड हार्ड इंडिविजिबल पार्टिकल। सेकेंड पॉस्टुलेट की बात करें तो ईच एलिमेंट इज कंसिस्ट ऑफ अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ एटम्स। अब देखो एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट है तो इसका मतलब नहीं है कि, उसका मतलब है कि एक ऑब्जेक्ट अगर है तो वो उसमें जो एटम्स है सारे एक तरह के होंगे। लाइक अगर एक एटम की हम लोग बात करें, अगर वो एटम 1 है तो उस पूरे कंप्लीट ऑब्जेक्ट में कौन कैसा एटम होगा, वो एटम होगा एटम 1, ना कि एटम 2 या एटम 3। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि ईच एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ एटम्स। ठीक है, उसके बाद बात करें द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स डिफर बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन काइंड्स ऑफ एटम कंटेन इन देम। तो अब देखो, अब डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, डिफरेंट थिंग्स हैं, उसमें डिफरेंस कैसे आता है? लाइक कोई ऑब्जेक्ट स्मूथ है, कोई ऑब्जेक्ट हार्ड है, तो उसको हम लोग डिसाइड करेंगे? उसका डिसाइडिंग फैक्टर बनता है एटम की, किस तरीके का एटम है उसमें। अगर डिफरेंट एटम्स हैं टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में, तो वो जो ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, उनके सिमिलर, उनके जो फीचर्स हैं, उनके जो स्पेसिफिक है, उनमें चेंजेस हमें देखने को मिलेगा। लास्ट पॉइंट क्या है कि दिस थ्योरी प्रोवाइड्स सेटिस्फैक्टरी बेसिस फॉर लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन आपने पढ़ा होगा कि जब दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं, तो हमारा जो डाल्टन्स का जो पोस्टुलेट है, जो उनका थ्योरी दिया हुआ है, वो इस बात को एग्री करता है, उस बात के साथ। किस बात के साथ सर? लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के साथ। ठीक है, उसके बाद पोस्टुलेट्स के बाद कुछ लिमिटेशंस हैं जो डाल्टन्स ने जो अपना एटॉमिक थ्योरी दिया। तो ऐसा तो नहीं है कि कोई अगर फर्स्ट टाइम कुछ कर रहा है तो उसके कुछ सेटबैक्स नहीं होंगे, उनके उनमें कुछ गलत नहीं हो सकता। तो सिमिलरली जो डाल्टन्स का जो एटॉमिक थ्योरी था उसमें कुछ लिमिटेशंस थे, जो पॉइंट वो अच्छे से क्लियर नहीं कर पाए, जो पॉइंट्स वो अच्छे से मीन्स वो राइटफुल तरह वो लोग शो नहीं कर पाए। तो वो कुछ लिमिटेशंस भी हैं डाल्टन्स थ्योरी के, जिसको हमें ध्यान रखना है। क्योंकि क्या होगा कि पीवाईक्यूज में क्वेश्चंस आ सकते हैं कि 4 ऑप्शंस आपको मिलेंगे, उनमें से होगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लिमिटेशन ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। और वहां पे क्या होता है कि वो जो ऑप्शंस होते हैं वो काफी कंफ्यूजिंग होते हैं। तो उनके लिए हमें क्या करना है? उसके लिए हमें इन पॉइंट्स को ध्यान में रखना होगा, इन पॉइंट्स को ध्यान में रखना होगा। तो चलो देखते हैं फर्स्ट पॉइंट क्या है। फर्स्ट पॉइंट है हमारा कि डाल्टन्स थ्योरी फेल्स टू एक्सप्लेन व्हाई एटम्स आर डिफरेंट काइंड्स should differ in valency and mass। जो हमारा डाल्टन्स का जो थ्योरी था वो इस बात को एक्सप्लेन करने में फेल हो गया कि कोई भी एटम का जो वैलेंसी है और जो मास है वो कैसे डिफर कर रहा है। लाइक उस टाइम तक न्यूक्लियस और न्यूक्लियॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स की बात नहीं थी, तो एटम के जो डिफरेंट मास थे उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। सेकेंड पॉइंट हमारे पास कि the discovery of isobars and isotopes so that atoms of same elements have different atomic masses and atoms of different kinds may have same atomic masses। देखो कि एलिमेंट्स में अगर आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स, आई थिंक तुम्हारा क्लियर होगा, फिर भी मैं बता देता हूँ। आइसोटोप्स ऐसे ऐसे पार्टिकल्स को बोलते हैं जो कि सेम एलिमेंट का होता है, बट उनका क्या होता है कि उनका डिफरेंट मास होता है, उनका डिफरेंट मास होता है। लाइक अगर एक कार्बन 12 और कार्बन 14 की बात करो, तो कार्बन, सर कार्बन जो एटम है उसमें एक कार्बन का जो मास है वो है 12 एटॉमिक यूनिट। आपने एटॉमिक यूनिट आपने केमिस्ट्री में पढ़ रखा है। तो कार्बन का जो एक पार्ट है, एक जो टाइप है, वो है कार्बन 12, दैट इज 12 एटॉमिक यूनिट का। और जो सेकंड है वो है कार्बन 14, तो वो है 14 एटॉमिक यूनिट का। जो कार्बन, फिर जो कार्बन 12 और कार्बन 14 हमारे पास आ रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे आइसोटोप्स बोलेंगे। और सर आइसोबार्स क्या होता है? तो आइसोबार्स हम बोलते हैं ऐसे पार्टिकल्स को जो कि हमें देखने को मिलता है कि एलिमेंट्स, दो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं लाइक कार्बन और ऑक्सीजन। हम अभी एग्जांपल लेके चलते हैं कि कार्बन और ऑक्सीजन। अब कार्बन का एटॉमिक मास भी 12 है, एंड अगर हम सपोज करें ऐसे तो ऑक्सीजन का मास है 16, बट अगर हम सपोज करते हैं कि ऑक्सीजन का मास भी 12 है, तो इन दैट केस हम क्या बोलेंगे कि कार्बन और ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास है वो है सेम। तो भाई दो डिफरेंट एलिमेंट्स का सेम मास है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे आइसोबार्स। उसको हम क्या बोलेंगे? आइसोबार्स बोलेंगे। तो हमारे पास दो टर्म हमारा क्लियर हुआ कि व्हाट इज आइसोटोप्स एंड व्हाट इज आइसोबार्स।
थर्ड पॉइंट हम लोग मूव करें तो डिस्कवरी ऑफ वेरियस सब एटॉमिक पार्टिकल्स लाइक प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, nucleons, etc. during late 19th century lead to idea that the atom was no longer an indivisible and smallest particle of the matter. देखो, अभी तक हमने क्या देखा था कि एटम को हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, ठीक है, जैसा कि डाल्टन्स का एटॉमिक थ्योरी था। बट जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन अगर हमारे पास जब आ गया तो हम तो समझ गए ना कि हाँ ठीक है, एटम चलो ठीक है, एटम के अंदर भी न्यूक्लियस है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन भी है, एटम के अंदर प्रोटीन नहीं सॉरी प्रोटॉन भी है। तो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस एटम के अंदर है, तो हम ये नहीं बोल सकते कि एटम सबसे स्मॉलेस्ट है। तो ये बात जब डाल्टन ने बोला था कि एटम स्मॉलेस्ट है, तो उस पॉइंट पे ये इसका लिमिटेशन, ये सेटबैक आया कि जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन भी तो डिस्कवर्ड हो चुका था उस टाइम तक। जब बाद में डिस्कवर हुआ तो लोगों ने बोला कि इंडिविजुअल पार्टिकल तो रहा नहीं वो, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूक्लियस उस टाइम तक इंट्रोड्यूस हो चुका था, तो ये उसका लिमिटेशन हो गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स की। फंडामेंटल पार्टिकल्स जो एटम के अंदर है उनका डिस्कवरी कब हुआ और कैसे हुआ, ठीक है। तो एटम कंसिस्ट ऑफ सेवरल सब एटॉमिक पार्टिकल्स लाइक न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रिनो, positron, etc. Out of these particles, electron, proton, and the neutron are called fundamental subatomic particles. फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल्स, तो देखो ये है हमारा एक एटम है, ठीक है। अब एटम के अंदर हमारा डिस्कवर हुआ कि ये होता है न्यूक्लियस, ये होता है न्यूक्लियस, ठीक है। अब इसके अराउंड क्या है, इसके अराउंड हमारा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के बाद प्रोटॉन भी हमें देखने को मिलेगा। वो कहाँ मिलेगा सर, वो मिलेगा हम लोगों को न्यूक्लियस में, ठीक है। प्रोटॉन और साथ में क्या होता है सर, साथ में होता है न्यूट्रॉन। तो देखो एक चीज तुम ध्यान में रखो, जो एटम है, ठीक है, एटम है, एटम के अंदर क्या है, एटम के अंदर है न्यूक्लियस। अब देखो न्यूक्लियस कैसा है सर, न्यूक्लियस दो सब एटॉमिक पार्टिकल से बना हुआ है। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है प्रोटॉन एंड उसके बाद होता है न्यूट्रॉन। और न्यूक्लियस का जो चारों तरफ जो रिवॉल्व करता है वो क्या होता है, वो होता है इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर किसने किया था, जे थॉमसन ने। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखोगे, इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी किसने करा था, जे थॉमसन ने करा था। एंड इट इज निगेटिवली चार्ज पार्टिकल। तो जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी किया और उन्हें क्या मिला कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो निगेटिव पार्टिकल होते हैं, निगेटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं। निगेटिव चार्ज पार्टिकल बोलने से क्या मतलब है, ऐसा नहीं कि वो निगेटिव कोई ऑब्जेक्ट है जिसका सोच निगेटिव है, ये नहीं है। इंस्टेड इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, उसका जो चार्ज होता है वो निगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। अब बात रही कि सर डिस्कवर कैसे हुआ, जो इलेक्ट्रॉन है उसका डिस्कवरी कैसे हुआ। उसका डिस्कवरी जे थॉमसन सर ने करा था कैथोड रे एक्सपेरिमेंट के थ्रू। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट क्या है, तो देखो विलियम क्रोक्स in 1879 studied the electrical discharge in partially evacuated tubes called as cathode ray discharging tube। अब देखो इसमें बहुत सारे न्यू नेम है, बट मैं उन नेम्स को हाईलाइट कर दूंगा जिन नेम्स को आपको ध्यान में रखना जरूरी है। लाइक जे थॉमसन इज रियली इंपॉर्टेंट, क्योंकि जे थॉमसन सर ने क्या करा था, इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी किया था, ठीक है। तो जे थॉमसन सर को हम लोग का नाम याद रखना पड़ेगा, ठीक है। बात रही विलियम क्रुक्स की, तो ये उतना कुछ पूछने वाला टॉपिक नहीं है जितना कि WVJE में हम लोगों ने एनालाइज करा है। तो हमें बस इतना जानना है कि विलियम क्रुक्स ने जो कैथोड ट्यूब होता है उसको वो उनका वो देन है, ठीक है। डिस्चार्ज ट्यूब इज मेड ऑफ ग्लास।
Discharge tube is made of glass about 60 centimeter long containing two thin pieces of metals known as electrodes. तो देखो कैसा था हमारा कैथोड का ट्यूब। तो ये जो ट्यूब है वो अराउंड है 60 सेंटीमीटर इन लेंथ, और ये ऐसा एक ट्यूब है, ठीक है, जिसमें कि दोनों एंड पे एक एक इलेक्ट्रोड्स हैं। दोनों एंड पे क्या है सर? दोनों एंड पे एक एक इलेक्ट्रोड है हमारे पास, ठीक है। निगेटिव इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड एज कैथोड एंड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड एज एनोड। तो ये बहुत ही ज्यादा ध्यान में रखने वाला बात है कि जो हमारा कैथोड होता है, कैथोड क्या होता है सर? कैथोड होता है निगेटिव इलेक्ट्रोड। एनोड क्या है? एनोड है हमारा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। क्या है? पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो कैथोड एंड एनोड, कैथोड एंड एनोड। तो कैथोड क्या है? कैथोड है निगेटिव इलेक्ट्रोड, एंड एनोड क्या है? एनोड है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। तो इस चीज को ध्यान में रखने के लिए तुम लोग ये कर सकते हो कि जो एनोड है, एनोड में एन आता है, ठीक है, एनोड में एन आता है, तो एन से क्या होता है? एन से होता है निगेटिव, एन से होता है निगेटिव। तो ये चीज तुम ध्यान में रखो कि निगेटिव अगर आ रहा है, अगर एन आ रहा है कैथोड या एनोड में, तो वो एन क्या होगा? वो निगेटिव के अपोजिट होगा, निगेटिव के अपोजिट होगा, ठीक है। तो देखो जैसे कैथोड एंड एनोड आया, तो पहले चीज हम लोग क्या करेंगे? पहला चीज हम लोग ध्यान देंगे कि कैथोड एंड एनोड, एनोड में एन आ रहा है, एन से क्या होता है? निगेटिव होता है, बट एन से निगेटिव होता है तो इसका मतलब एनोड पॉजिटिव हुआ। उसके उल्टा सोचना है, जो एन से निगेटिव हुआ तो इट डजंट मीन कि एनोड मींस निगेटिव, नहीं। एनोड में एन आ रहा है जिसका मतलब निगेटिव है, तो उसका अपोजिट हमको लेके चलना है कि एनोड में एन निगेटिव, तो एनोड कैसा? पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। और जो बाकी हमारे पास क्या बच गया? कैथोड बच गया। कैथोड ऑलरेडी क्या हो जाएगा? कैथोड हो जाएगा निगेटिव इलेक्ट्रोड। तो इस तरीके से हम लोग ध्यान में रख सकते हैं कि कैथोड निगेटिव इलेक्ट्रोड एंड एनोड इज पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, ठीक। इस चीज को हम लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखो कैथोड एक्सपेरिमेंट हमारे पास गिवन है। तो देखो कैथोड एक लंबा सा ट्यूब है, ठीक है। इसमें ये वाले एंड है और ये दूसरा एंड है। तो इस एंड पे क्या है? कैथोड है। कैथोड से इसको बार बार रिपीट करोगे तभी याद होगा कि कैथोड कैसा है? कैथोड है निगेटिव इलेक्ट्रोड। कैथोड कैसा है? निगेटिव इलेक्ट्रोड है। और इस साइड में है एनोड। तो एनोड कैसा है? एनोड है हमारा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। तो क्या आ गया? पॉजिटिव एंड नेगेटिव हमारे पास आ गया। तो देखो इसके अंदर क्या है कि when a gas enclosed at low pressure 10 to 4 atomic pressure in discharge tube is subjected to a high voltage। देखो जो ट्यूब होता है, ट्यूब के अंदर जो एटॉमिक प्रेशर है उसको बहुत ज्यादा कम करके उसको मेंटेन करा जाता है, और उसमें क्या होता है कि उसमें हम लोग प्रोवाइड करते हैं हाई हाई वोल्टेज। हाई वोल्टेज का हम लोग उसमें पोटेंशियल डेवलप करते हैं। देन क्या होता है कि एन इनविजिबल रेज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम कैथोड and producing a greenish glow behind the perforated anode on the glass wall coated with phosphorescent material zinc sulfate जिसको बोलते हैं is observed। अब देखो क्या है, क्या ये है हमारे पास, ठीक है। ये है हमारा निगेटिव, दैट इज निगेटिव का मतलब क्या है? निगेटिव का मतलब है कैथोड। पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब है इलेक्ट्रोड, सॉरी पॉजिटिव का मतलब है एनोड, ठीक है। तो देखो इसमें क्या बोल रहा है कि जब हम लोग इसमें क्या है, कंडीशंस क्या है कि लो प्रेशर, लो प्रेशर
एंड ठीक है, लो प्रेशर एंड हाई वोल्टेज। तो देखो होता क्या है कि जब हम लोग हाई वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं तो इस कैथोड से रेज पास होता है, इनविजिबल रेज पास होता है, जो कि कहाँ जाके रुकता है, जाके रुकता है इधर, किधर किधर हमें दिखा देता है सर, तो हमें दिखा देता है एनोड के पीछे। एनोड के पीछे क्यों दिखा देता है, क्योंकि हमने एनोड के पीछे परफोरेटेड एक सीट रखा है जिसमें कि फ्लोरेसेंट मटेरियल है। फ्लोरेसेंट मटेरियल से क्या होता है कि उसमें जो भी रेज आता है वो तुमको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से रेज जाती है और यहाँ यहाँ जाके वो लाइट करती है। तो इससे हमें क्या मिला, इससे हमें क्या पता चला कि कैथोड से रेज निकल रही हैं, कैथोड से रेज निकल रही हैं। तो देखो यही है कि इनविजिबल रेज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम कैथोड एंड प्रोड्यूसिंग अ ग्रीनिश ग्लो। यहाँ पे कैसा है, ग्रीनिश ग्लो है, हमारा कलर भी ग्रीन ही है, ठीक है। बिहाइंड द परफोरेटेड एनोड ऑन द ग्लास वॉल कोटेड विथ फॉस्फोरेसेंट मटेरियल, ठीक। तो ये रेज जब पास हुई यहाँ से, तो इससे हमें क्या पता चला कि कुछ न कुछ उस ये वाले हमारा जो परफोरेटेड जो यहाँ पे जो सीट है कुछ स्ट्राइक कर रही है, तभी तो कुछ स्ट्राइक कर रहा हो, तभी तो वहां पे जो है वो ग्रीनिश ग्लो हमें देखने को मिल रहा है। तो इससे हमारा क्लियर हुआ कि जो ये कैथोड है, निगेटिव कैथोड है, इससे कोई पार्टिकल निकल रहा है और वो पार्टिकल जाके कहाँ स्ट्राइक कर रहा है, वेव के फॉर्म में जाके स्ट्राइक कर रहा है उस सीट पे, कोटेड सीट पे, कोटेड सीट पे स्ट्राइक कर रहा है। तो उससे पता चला कि जो ऑब्जेक्ट है और वो जो हमारे पास जो सब एटॉमिक पार्टिकल है, जो हमारे पास पार्टिकल है, वो क्या हो जाएगा, वो कैथोड से आ रहा है तो वो कैसा होगा चार्ज, उसका उसका चार्ज होगा निगेटिव। अब तुम बोलोगे सर निगेटिव ही क्यों अगर होगा, क्योंकि अगर कैथोड से एनोड ही क्यों जा रहा है, अगर निगेटिव, ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि निगेटिव जो पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल है, वो कहाँ जाएगा, वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के पास जाएगा। तो अगर हमारा एनोड हमारा पॉजिटिव है तो इट इज ऑब्वियस कि जो पार्टिकल कैथोड से उठ के जा रही है एनोड के पास, तो इसका मतलब कि उसके पास निगेटिव चार्ज पार्टिकल है। क्यों, क्योंकि निगेटिव एंड पॉजिटिव अट्रैक्ट ईच अदर, निगेटिव एंड पॉजिटिव अट्रैक्ट ईच अदर। ये तुम्हें बहुत अच्छे से समझ आएगा कि निगेटिव एंड पॉजिटिव अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। तो वो एनोड की तरफ जा रहा है, तो इससे क्या ऑब्जर्व करा गया कि जो पार्टिकल निकल रही है कैथोड से वो कैसा चार्ज है, वो निगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो उसके बाद बात करें, जब हमारा इससे डिस्कवर तो हो गया कि हाँ, उसके बाद उसका नाम रखा गया इलेक्ट्रॉन। उसके क्या पार्टिकल का क्या नाम रखा गया, पार्टिकल का नाम रखा गया इलेक्ट्रॉन, पार्टिकल का नाम रखा गया इलेक्ट्रॉन, जो कि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है। उसके बाद बात करें प्रॉपर्टीज की, जो थॉमसन सर ने ऑब्जर्व करा और प्रोवाइड करा। तो देखो, कैथोड रे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, कैथोड रे जो है वो ट्रेवल कैसे करती है, उनका जो पाथ होता है वो कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन पाथ होता है। कैथोड रेज produce mechanical effect as they can rotate the wheel that placed in their path। देखो उसके बाद क्या करा गया था कि जब कैथोड और जो एनोड है इसके बीच में एक व्हील पास करा गया था, ठीक है, व्हील पास करा गया था। तो देखो यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन जा रही है तो वो तो स्ट्राइक करेगी, और वो जैसे ही स्ट्राइक करेगी वो क्या होगा, उस व्हील पे फोर्स अप्लाई होगा, और फोर्स से क्या होता है, उस फोर्स से उसमें जो रोटेशन है वो हमें देखने को मिलता है ऑफ दैट व्हील। तो इसलिए बोला जा रहा है कि कैथोड रेज प्रोड्यूस मैकेनिकल इफेक्ट एज दे कैन रोटेट द व्हील दैट प्लेस्ड इन देयर पाथ, ठीक है। उसके बाद कैथोड रेज कंसिस्ट नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन। तो ये हम लोगों ने देखा कि वो एनोड की तरफ जा रहा है और स्ट्राइक करके जो फ्लोरेसेंट स्क्रीन है वहां पे लाइट प्रोड्यूस हो रही है, ठीक। उसके बाद बात करें कैथोड रेज ट्रैवल विद हाई स्पीड, रेज है तो बहुत ही हाई स्पीड ट्रैवल कर रही थी। कैथोड रेज कैन कॉज फ्लोरेसेंस, कैथोड रेज फ्लोरेसेंस वर्ड बहुत लोगों को क्लियर नहीं होगा, तो फ्लोरेसेंस वर्ड का मतलब होता है कि समथिंग विच लाइट्स अप, समथिंग विच लाइट्स अप द स्क्रीन, उसको बोलते हैं फ्लोरेसेंट इफेक्ट, ठीक है। कैथोड रेज हीट द ऑब्जेक्ट
heat the object on which they fall due to transfer of kinetic energy to the object। अब देखो कोई रेज अगर जा रही है और उसमें जो पार्टिकल इलेक्ट्रॉन जो है वो जाके स्ट्राइक कर रही है स्क्रीन पे, तो बार बार अगर किसी चीज को तुम अगर स्ट्राइक कर रहे हो स्ट्राइक कर रहे हो स्ट्राइक कर रहे हो, तो तुम्हें देखने को मिलेगा कि वहां पे क्या होता है, वहां पे हीट इफेक्ट शुरू हो जाता है। वहां पे क्या हो जाता है, हीट इफेक्ट शुरू हो जाता है। अगर हम दो पार्टिकल को भी रब करते हैं तो क्या होता है उससे कि हीट इफेक्ट स्टार्ट होता है। तो ये ऑब्जर्व करा गया कि जब इलेक्ट्रॉन जाके स्ट्राइक कर रही है स्क्रीन पे, तो क्या हो रहा है, वहां पे हीट जनरेट हो रहा है। ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी का ट्रांसफर। वहां जो पार्टिकल और जो रेज जो मूव कर रही है उसके पास कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगा। ये तो वी नो कि काइनेटिक एनर्जी, जो मूविंग कोई ऑब्जेक्ट होता है उसके पास क्या होता है, उसके पास काइनेटिक एनर्जी होता है। तो व्हेन इट इज स्ट्राइकिंग विद अनदर ऑब्जेक्ट, तो वो क्या होता है कि वो अपना एनर्जी ट्रांसफर करती है। तो एनर्जी ट्रांसफर करने से उसमें हीट प्रोड्यूस होती है ऑफ दैट ऑन दैट स्क्रीन। तो ये ऑब्जर्व करा गया कि कैथोड रेज हीट द ऑब्जेक्ट ऑन विच दे फॉल। ठीक है, उसके बाद बात आया कि चार्ज बाय मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन की। चार्ज बाय मास रेशियो कैसे फाइंड करेंगे कि लाइक इलेक्ट्रॉन तो हमें मिल गया कि इलेक्ट्रॉन क्या है, लेकिन अब उसका हमें चार्ज भी फाइंड करना है, उसका हमें मास भी फाइंड करना है, ताकि हम इलेक्ट्रॉन को बेटर अच्छे से समझ पाए। तो उसके लिए क्या करा गया, उसके लिए एक्सपेरिमेंट करा गया जिसमें कि ये पता चला कि इलेक्ट्रॉन इज ए लो मास नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इज ए लो मास नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। इट कैन इजिली बी swing by passing close to the electron or positive nucleus of an atom. With the help of variation electric and magnetic fields, the ratio determined the apparatus is shown below. तो देखो जो हमारा चार्ज बाय मास रेशियो है उसको डिस्कवर करने के लिए हम लोगों के पास जो एक्सपेरिमेंट है उसको बोलते हैं थॉमसन्स आई थिंक ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट से हमें पता चला कि जो थॉमसन जो चार्ज बाय मास रेशियो फाइंड करा, तो उससे हमें पता चला कि इलेक्ट्रॉन का क्या चार्ज है एंड क्या मास है। ठीक है, तो उससे हमें क्या पता चला कि इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज बाय मास रेशियो है वो क्या है हमारा, वो है ये 1.75 10 टू द पावर 11, 1.75 10 टू द पावर 11 कूलम पर केजी। तो अब इससे हमें पता करना होगा कि व्हाट इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड व्हाट इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हमारा जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आता है ये होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 केजी। ये तुम्हें आगे देखने को मिलेगा लेक्चर में ही, बट मैं बता दे रहा हूँ कि जो इसका जो मास होता है इलेक्ट्रॉन का, डेट इज 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 केजी। ठीक है, और मास, और अगर हम चार्ज की बात करें तो चार्ज इज ऑलरेडी नोन टू अस कि 1.6 10 टू द पावर -19 कूलम। तो हमारे पास मास एंड चार्ज का जो वैल्यू है वो हमारे पास कैसे आया, वो हमारे पास आया चार्ज बाय मास रेशियो जब हमें मिला, तो उसके बाद एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमें जो थॉमसन का जो ऑयल एक्सपेरिमेंट था, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, उससे हमें पता चला कि जो चार्ज बाय मास रेशियो है वो क्या होता है, एंड उससे हमने एनालाइज करा कि व्हाट इज द चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड व्हाट इज द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उसके बाद हम लोग मूव करें प्रोटॉन की। तो प्रोटॉन कैसे डिस्कवर हुआ, तो प्रोटॉन का डिस्कवरी किया था गोल्डस्टीन ने। गोल्डस्टीन ने इसका डिस्कवरी करा था, एंड उसने क्या बोला था, उन्होंने बोला था कि प्रोटॉन जो होता है वो एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। प्रोटॉन कैसा पार्टिकल है, प्रोटॉन एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। तो इलेक्ट्रॉन हो गया हमारा निगेटिव एंड प्रोटॉन हो गया दिस इज पॉजिटिव। तब इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन दोनों कैसे हैं, दोनों अनलाइक पार्टिकल्स हैं। और वी नो नेगेटिव और पार्टिकल क्या होता है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव क्या होता है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव अट्रैक्ट ईच अदर, नेगेटिव एंड पॉजिटिव अट्रैक्ट ईच अदर। तो इट विल ट्राई कि प्रोटॉन मेरे पास आ जाए, एंड प्रोटॉन विल ट्राई कि इलेक्ट्रॉन मेरे पास आ जाए। तो इससे क्या होगा कि अगर हमारे पास कोई एक ऐसा बाउंड्री सेट नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एक दूसरे में क्लैश कर सकते हैं, जो कि हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे एटॉमिक थ्योरी में कि कैसे
जो दोनों न्यूक्लियस के जो अराउंड जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है एंड न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन होता है, उनमें कैसे वो एक फोर्स बना हुआ रहता है, उनमें एक फोर्स बना हुआ रहता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है एनोड रे एक्सपेरिमेंट की। एनोड रे एक्सपेरिमेंट क्या था? तो एनोड रे एक्सपेरिमेंट के थ्रू में पता चला था प्रोटॉन के बारे में, ठीक है। तो इसे हम एक बार देख लेते हैं, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कैथोड रे में हमें थोड़ा सा समझना था बस। देखो, एनोड कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में क्या था? कैथोड रे था, बट एनोड रे में क्या है? कैनल रे बोलते हैं। कैनल एक्सपेरिमेंट इज द एक्सपेरिमेंट परफॉर्म्ड बाय जर्मन साइंटिस्ट यूगेन गोल्डस्टेन इन 1886 दैट लेड टू डिस्कवरी ऑफ द प्रोटॉन। तो जो हमारा एनोड एक्सपेरिमेंट होता है, उससे क्या हमें मिला था? हमें मिला था प्रोटॉन, ठीक है। द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन व्हिच हैपेंड आफ्टर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर द स्ट्रेंथन द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो देखो, अभी तक एटम क्या था? जॉन डाल्टन के थ्रू, मतलब उनके अकॉर्डिंग, जॉन डाल्टन के अकॉर्डिंग था कि एटम जो है वो बस एक इंडिविजिबल पार्टिकल है। बट लेटर जे जे थॉमसन ने क्या बोला कि नहीं, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन भी है। तब इलेक्ट्रॉन भी है तो इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी हुआ, तो इससे क्या हुआ कि सब इनडिविजिबल पार्टिकल जो बोल दिया गया था एटम को, वो तो सॉरी लिमिटेशन हो गया, हमारा एक सेटबैक हो गया डाल्टन्स का। साथ ही साथ जब एनोड एक्सपेरिमेंट हुआ तो एनोड एक्सपेरिमेंट हमें प्रोटॉन मिला, तो हमें प्रोटॉन मिल गया, हमें इलेक्ट्रॉन मिल गया, तो उससे क्या हुआ कि जो हमारा जो स्ट्रेंथन हो गया एटॉमिक स्ट्रक्चर हमें फाइंड करने का कि एटम के अंदर भाई है क्या, एटम के अंदर है क्या। तो उसके बाद क्या बोल रहा है कि इन द एक्सपेरिमेंट गोल्डस्टीन अप्लाइड हाई वोल्टेज अक्रॉस डिस्चार्ज ट्यूब। देखो, सेम एक्सपेरिमेंट है, डिस्चार्ज ट्यूब के दोनों एंड पे बहुत ही हाई वोल्टेज प्रोवाइड करा गया, विच हैड अ परफोरेटेड कैथोड। अब इस टाइम जब देखो नेगेटिव पार्टिकल था, तो उस टाइम जो परफोरेटेड जो स्क्रीन था वो एनोड की साइड था। क्यों? क्योंकि सर जब हमारा निगेटिव पार्टिकल निकलेगा तो वो पॉजिटिव के पास जाएगा। सिमिलरली जब एनोड से जब निकलेगा तो पॉजिटिव पार्टिकल कहाँ जाएगा? वो कैथोड की तरफ जाएगा। तो कैथोड की तरफ जाएगा तो कैथोड के पीछे हम एक फ्लोरेसेंट वॉल लगा देते हैं, जिससे कि स्ट्राइक करे तो हमें पता चले कि हाँ समथिंग इज स्ट्राइकिंग, और रेज का हम लोग डिटेक्ट कर पाए, ठीक है। तो अ फेंट luminous ray was seen extending from the holes in the back of the cathode। रे की वजह से क्या हुआ कि रे की वजह से जो कैथोड के पीछे जो वॉल है उसमें लाइटिंग हमें देखने को मिला। क्यों लाइटिंग देखने को मिला? क्योंकि फ्लोरेसेंट उसमें मटेरियल था, जो मैंने पहले बताया था। फ्लोरेसेंट मटेरियल क्या होता है कि जो स्ट्राइक करने पे जो लाइट शो करे, एक लाइटिंग मटेरियल होता है ये, ठीक है। क्या होता है? एक लाइटिंग मटेरियल होता है। तो वो जब जब क्रॉस कर रहा था कैथोड को, तो वहां जाके क्या हो रहा था? वहां जाके लाइट ग्लो कर रहा था, जिससे हमें क्या पता चला? जिससे हमें पता चला कि हमारा जो एनोड है, एनोड से जो कैनल रेज निकल रही हैं, कैनल रेज से डिस्कवर हुआ हमारा प्रोटॉन का, कि प्रोटॉन एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है जो कि कैथोड की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। अब देखो, अब एनोड रेज की कुछ कुछ प्रॉपर्टी की बात करें तो एनोड रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, इट इज सेम एज दैट ऑफ कैथोड रे। हमारा कैथोड रेज भी कैसे ट्रेवल कर रहा था? कैथोड रेज भी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा था। उसके बाद एनोड रेज आर मटेरियल पार्टिकल, कि उसमें मटेरियल्स होते हैं। मटेरियल बोले तो पार्टिकल्स लाइक हमारा जो है दैट इज प्रोटॉन, ठीक है। एनोड रेज आर पॉजिटिवली चार्ज, प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज, सो एनोड रे भी पॉजिटिव चार्ज है। एनोड रेज में गेट स्विंग बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो ये वाली बात, मैग्नेटिक फील्ड जब हम लोग बात करेंगे उस टाइम हमें क्लियर होगा कि एनोड रेज जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, वो अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर उसको हम रखते हैं, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर उसको हम रखते हैं तो उससे उसको अफेक्ट करेगा। एनोड रेज आल्सो अफेक्ट द फोटोग्राफिक प्लेट। इलेक्ट्रॉन बाय चार्ज बाय मास रेशियो ऑफ एनोड रेज इज लेसर देन इलेक्ट्रॉन्स। ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है और जो प्रोटॉन होता है, ठीक है, इसका जो E बाई एम रेशियो होता है, E बाई एम रेशियो, तो इलेक्ट्रॉन का जो E बाई एम रेशियो है दैट विल बी मोर देन प्रोटॉन। अब क्यों होगा सर? क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन का जो वेट है, वो एटॉमिक मास है, वो कम है। मास अगर हमारा नीचे है, इसका मतलब क्या है कि वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है कि मास कम है तो चार्ज बाय मास रेशियो ज्यादा होगा।
तो इस लॉजिक से हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज बाय मास रेशियो है दैट इज ग्रेटर देन, अगर हमारा मास कम है तो चार्ज बाय मास रेशियो ज्यादा होगा, तो इस सेंस से हम बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज बाय मास रेशियो वो ज्यादा है इन कंपैरिजन टू व्हाट, इन कंपैरिजन टू प्रोटॉन। ठीक है, दीज एनोड रेज प्रोड्यूस फ्लैशेस ऑफ लाइट ऑन जिंक सल्फाइड स्क्रीन, जो कि सेम है कैथोड रे में। कैथोड रे में भी जिंक सल्फाइड स्क्रीन पे हमारा लाइटिंग देखने को मिल रहा था और वो भी ग्रीन लाइटिंग देखने को मिल रहा था। तो देखो अभी तक हमने किन किन का डिस्कवरी देख लिया, हमने देख लिया प्रोटॉन का, हमने देख लिया इलेक्ट्रॉन का। अब इसके बाद हमारे पास कौन सा है, इसके बाद हमारे पास बचा न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, तो न्यूक्लियस और न्यूक्लियॉन, न्यूट्रॉन को हम लोग न्यूक्लियॉन्स भी बोलते हैं। ठीक है, न्यूक्लियंस में दोनों आ जाएगा, दैट इज प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो न्यूक्लियंस में क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, तभी तक हम लोगों ने प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन देख लिया, अब हम बात करेंगे न्यूट्रॉन की। तो देखो न्यूट्रॉन का कैसे डिस्कवर हुआ था, तो 1932 में जो जेम्स चैडविक थे, जेम्स चैडविक बॉम्बार्ड करते हैं बेरिलियम बेरिलियम मेटल को विद स्ट्रीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, विद स्ट्रीम ऑफ व्हाट, अल्फा पार्टिकल्स। अब देखो यहाँ पे एक बात नोटिस करने की है कि व्हाट इज अल्फा पार्टिकल। जब भी हमारे पास अल्फा पार्टिकल्स आए तो उसको कैसे शो करेगा, उसको इस तरीके से शो करा जाता है। ठीक है, तो अल्फा पार्टिकल्स कैसे पार्टिकल्स होते हैं सर, तो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं हीलियम प्लस टू एटम, हीलियम प्लस टू एटम जो होते हैं उनको बोला जाता है अल्फा पार्टिकल। इस चीज को हम लोग ध्यान में रखेंगे, ये क्वेश्चन से बहुत जगह आता है और वहां तुम कंफ्यूज हो सकते हो, तो हम ध्यान रखेंगे कि अल्फा पार्टिकल्स क्या होता है, दैट इज हीलियम प्लस टू एटम। ठीक है, ही नोटिस दैट penetrating radiations were produced which not affected by magnetic field and electric field. These radiations consist of neutral particles which were electron. अब देखो जो हमारा इलेक्ट्रिक और जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो हमारे पास होता है उसमें अगर हम कोई चार्ज पार्टिकल को लाते हैं तो उसमें इफेक्ट दिखता है हमें। बट जब हमने अल्फा पार्टिकल को प्रोजेक्ट करा, कहाँ पे प्रोजेक्ट करा, बेरिलियम मेटल पे, तो जो उसका स्ट्रीम जो बन रहा था उस पार्टिकल का, वो मैग्नेटिक फील्ड में डालने से उसमें कोई भी चेंज नहीं आ रहा था, उसमें कुछ इफेक्ट नहीं पड़ रहा था। उससे हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो वो पार्टिकल्स थे वो अनचार्ज पार्टिकल्स थे। अनचार्ज पार्टिकल्स बोले तो न्यूट्रल पार्टिकल्स, अनचार्ज पार्टिकल्स मींस न्यूट्रल पार्टिकल्स कि उनके पास कोई चार्ज नहीं था, तो उससे कैसे डिस्कवर हुआ, उससे डिस्कवरी हुआ हमारा न्यूट्रॉन का डिस्कवरी हुआ, उससे न्यूट्रॉन का डिस्कवरी हुआ। बस हमें कितना क्या क्या ध्यान रखना है इसमें, इसमें हमें ध्यान रखना है वेरी इतना, जेम्स चैडविक थे और कौन से एटम को करा था उसने, इतने चीज को हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, कि जेम्स चैडविक बम्बार्ड करते हैं बेरिलियम मेटल को विथ व्हाट, विथ अल्फा पार्टिकल। ये हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनेगा। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि जो हमारा अल्फा पार्टिकल्स है वो क्या होता है, वो हीलियम प्लस टू एटम होता है। ठीक, अब इसके प्रॉपर्टीज की बात करें तो these radiations was made incident on paraffin wax, a hydrocarbon having a relatively high H2 content, हमारे काम का नहीं है ये। ठीक है, these protons ejected from the paraffin wax struck by uncharged radiation were observed with the help of ionization chamber। जो देखो जो इसमें जो चेंजेस हो रहे थे, जो स्ट्राइक हो रहा था, उसको हम लोग कैसे ऑब्जर्व कर रहे थे, उसे हम ऑब्जर्व कर रहे थे आयोनाइजेशन चैम्बर से। The range of the liberated proton was measured and interaction between the uncharged radiation atoms of several gases was studied by Chadwick। तो चैडविक ने क्या करा था कि जो अनचार्ज रेडिएशन था और साथ में जो काफी गैसेस के जो एटम्स थे उनमें उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके उन्हें पता चला न्यूट्रॉन के बारे में। द न्यूट्रॉन इज रिलेटिवली मासिव बट न्यूट्रल।
न्यूट्रॉन का क्या है, न्यूट्रॉन का मास ज्यादा है, मासिव है, बट उनके पास मास है न्यूट्रॉन के पास, बट जो चार्ज है वो जीरो है। चार्ज क्या है, न्यूट्रल चार्ज है। चार्ज क्या है, न्यूट्रल चार्ज है। इट इज scarcely affected by the cloud of electrons surrounding the nucleus or by the positive electrical barrier of the nucleus itself, thus it can penetrate the nucleus of any element। देखो तो न्यूट्रॉन जो है, न्यूट्रॉन्स क्या हो गया हमारा, न्यूट्रल पार्टिकल हो गया। तो न्यूट्रॉन को ना ही फर्क पड़ता है इलेक्ट्रॉन से, उसके पास में इलेक्ट्रॉन आए आके कुछ भी बोलेगा तो उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, वो बोलेगा कि मुझे तेरे से फर्क पड़ता ही नहीं है। साथ में अगर हमारे पास उसके पास प्रोटॉन भी आता है तो प्रोटॉन से भी उससे कुछ नहीं फर्क पड़ता है, ठीक है। तो न्यूट्रॉन हमारा कैसा बंदा हो गया, न्यूट्रॉन हमारा चिल बंदा हो गया, उसे किसी से मतलब नहीं है, उसे इलेक्ट्रॉन से भी मतलब नहीं है, उसे प्रोटॉन से भी मतलब नहीं है, ना ही उसके सर पे कोई टेंशन है, टेंशन बोले तो ना ही कोई चार्ज है उसके सर पे। तो ठीक है, तो न्यूट्रॉन हमारा हो गया न्यूट्रल पार्टिकल्स, प्रोटॉन हमारा हो गया पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, और इलेक्ट्रॉन हमारा हो गया निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। ठीक है, इतना चीज हमें ध्यान में रहेगा। ठीक, इसके बाद देखो ये टेबल इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल, इस टेबल को तुम्हें ध्यान में रखना होगा। क्या है सर ये टेबल, इलेक्ट्रॉन के बारे में है, उसका सिंबल दैट इज ई, मास, चार्ज एंड डिस्कवर्ड बाय। तो इलेक्ट्रॉन का जो मास है, जो मैंने पहले तुम्हें बताया था 9.1, यहाँ देखो मैंने तुम्हें बताया है जो इलेक्ट्रॉन का मास है दैट इज 9.1 10 टू द पावर -31 kg। ठीक है, तो यहाँ देखो जो इलेक्ट्रॉन का मास है वो है 9.1 10 टू द पावर -31 kg। चार्ज क्या है सर, चार्ज इज -1.60 10 टू द पावर -19 कूलम। तो चार्ज हमारा हो गया -1.6 10 टू द पावर -19 कूलम, मास हमारा हो गया 9.1 10 टू द पावर -31 kg, डिस्कवर्ड बाय किसके, जे थॉमसन के। प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन में जो वेट होता है उसका, जो उसका मास होता है दैट इज 1.67 10 टू द पावर -27 kg। इस चीज को हम लोग ध्यान में रखेंगे, 1.67 10 टू द पावर -27 kg। और जो चार्ज होता है, चार्ज इज सिमिलर टू इलेक्ट्रॉन। यहाँ देखो प्रोटॉन का जो चार्ज होता है वो क्वांटिटी में, अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड में सेम है इलेक्ट्रॉन के, बट चेंज क्या है सर, चेंज है साइन का, जो उसका साइन है उसमें चेंज आता है। इसका चार्ज क्या है, +1.602, और इलेक्ट्रॉन का क्या था, -1.6, बस इतना डिफरेंस है। न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन का जो एटॉमिक मास है दैट इज 1.67 10 टू द पावर -27 kg। ये थोड़ा सा ज्यादा होता है किससे, प्रोटॉन से। लाइक देखो 1.6726 है, यहाँ पे 6726 है, और यहाँ पे क्या है 6749। तो जो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं कंक्लूजन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में, कि न्यूट्रॉन हमारा थोड़ा सा भारी भरकम थोड़ा बंदा है, कि उसका प्रोटॉन के सामने ज्यादा चलेगा। क्यों, क्योंकि न्यूट्रॉन जो है वो थोड़ा सा हैवी पार्टिकल्स है। ठीक है, तो इस चीज को हम लोग ध्यान रखेंगे कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में अगर हमसे पूछा जाए कि मास का डिफरेंस कौन सा ज्यादा हैवियर है, तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, हमारा आंसर होना चाहिए न्यूट्रॉन। और चार्ज की बात करें न्यूट्रॉन की तो इट इज न्यूट्रल, इसके में कोई चार्ज नहीं है। और डिस्कवर्ड बाय, तो वी ऑलरेडी नो कि जेम्स चैडविक ने डिस्कवरी करा था न्यूट्रॉन का। ठीक है, अब देखो अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक हमने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी देखा कि डाल्टन के अकॉर्डिंग एटम में क्या क्या था पॉइंट्स। ठीक है, ये हमारा क्लियर हो गया। उसके बाद हमने क्या देखा, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन एंड डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, ये हम लोगों ने देखा। साथ ही साथ हमने देखा कि कैथोड रे के क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। यहाँ देखो, यहाँ आप ये मत समझना कि कैथोड रे का प्रॉपर्टीज कहीं पूछा नहीं जा सकता है, पूछा जा सकता है कैथोड रे। साथ ही साथ एनोड रे का भी प्रॉपर्टीज हमें पूछा जा सकता है। तो हम इन चीजों को इग्नोर नहीं करके चलेंगे, हम इन चीजों को ध्यान में रखेंगे ताकि कहीं भी अगर स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन आता है तो हम उसे इजीली टैकल कर पाए। ठीक है, अब इन सब के बाद हम मूव करेंगे कि एटम का मॉडल क्या है, कि एटम दिखता कैसा है। अभी तक हमने बात करा कि एटम में है क्या, एटम के अंदर है क्या, बट एटम का जो आउटर अपीयरेंस है, जो हम बाहर से देखेंगे एटम को, और अंदर में जो उसका जो किस तरीके से जो जितने भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स है वो कैसे ऑर्गेनाइज्ड है, वो हमें कैसे पता चलेगा, वो हमें पता चलेगा मॉडल्स ऑफ एटम से, जो एटम का मॉडल है उससे पता चलेगा। तो देखो सबसे पहला जो मॉडल दिया था, उन्होंने दिया था किसने, थॉमसन ने।
थॉमसन का क्या मॉडल का क्या नाम है? थॉमसन का इसका मॉडल का नाम बोलते हैं प्लम पॉडिंग मॉडल। क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं प्लम पॉडिंग मॉडल। थॉमसन्स प्लम पॉडिंग मॉडल। ठीक है, तो इसमें देखो, इसमें उन्होंने क्या बोला था? इसमें उन्होंने बोला था कि मान लो कि पूरा का पूरा जो हमारा एटम है वो एक स्फीयर है। ठीक है, ये क्या है? हमारा एक स्फीयर है। ये हमारा एटम। ठीक है, अब उन्होंने क्या बोला कि जो ये पूरा का पूरा स्फीयर है वो कैसा चार्ज है? वो है पॉजिटिवली चार्ज। कैसा चार्ज है? पॉजिटिवली चार्ज है। और उन्होंने क्या बोला कि जो ये हमारा एटम का जो हमारे पास जो स्फीयर है वो पॉजिटिवली चार्ज है। तो पॉजिटिवली चार्ज को उन्होंने क्या बोला कि पूरे पॉजिटिव चार्ज में जो निगेटिव चार्ज है वो इम्बेडेड है इसमें। नेगेटिव चार्ज क्या है? इम्बेडेड है। नेगेटिव चार्ज एम्बेडेड को उन्होंने कैसे बोला? कि उन्होंने बोला कि थॉमसन ने बोला कि लाइक आप वाटरमेलन का एग्जांपल ले लो। उन्होंने बोला कि वाटरमेलन का जो रेड पार्ट है, रेड पार्ट क्या है? हमारा रेड पार्ट पूरा का पूरा पॉजिटिव पार्ट है। लाइक रेड पार्ट पूरा का पूरा पॉजिटिव पार्ट हो गया, और उसमें जो बीज आता है, जो हम वाटरमेलन खाते टाइम जो बीज, सबसे जो इरिटेटिंग पार्ट होता है वाटरमेलन का, जब हमारे खाते खाते मुंह में बीज आ जाए, तो उन बीज को उन्होंने क्या बोला कि वो बीज कैसे हैं? वो निगेटिव चार्ज हैं। तो लाइक पूरा का पूरा वाटरमेलन का जो रेड पार्ट है वो बहुत अच्छा है। वो कैसे? वो पॉजिटिव है। वो हमारे लिए भी पॉजिटिव है कि वो खाने में टेस्टी है। बट जो निगेटिव चार्ज है, तो उन्होंने निगेटिव चार्ज किससे कंपेयर करा? उन्होंने बीज से कंपेयर करा कि जो वाटरमेलन का जो बीज है वो है निगेटिव चार्ज पार्टिकल्स उसके बीच बीच में। ठीक है, तो उन्होंने इससे हमें ध्यान में रख सकते हैं कि वाटरमेलन का अगर हम लोग एग्जाम्पल है, तो रेड पार्ट क्या है? रेड पार्ट हमारा है प्रोटॉन से भरा हुआ, और उसके बीच बीच में क्या है? ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, तो ये इनका प्लम पॉडिंग मॉडल था। तो इन्होंने क्या बोला कि थॉमसन वाज द फर्स्ट प्रपोज्ड डिटेल मॉडल ऑफ एटम। ये फर्स्ट थे, अब जितना भी डिस्कवरी हुआ उन्होंने उसमें से सबसे पहला जो मॉडल दिया उन्होंने, किसने दिया? थॉमसन सर ने दिया। Thomson proposed that an atom consists of a uniform sphere of positive charge। जो पूरा का पूरा स्फीयर है वो पॉजिटिव चार्ज से भरा पड़ा है। इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन सम प्लेसेस। जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कहीं 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 इसमें एम्बेडेड है। इसमें क्या है? एम्बेडेड है इसमें। दिस मॉडल ऑफ नोन एज इज नोन एज प्लम पडिंग मॉडल। दिस मॉडल इज नोन एज प्लम पडिंग मॉडल। ठीक है, इस मॉडल को हम क्या बोलेंगे? प्लम पडिंग मॉडल बोलेंगे। ठीक है, इसके बाद है इनका लिमिटेशन। जो उन्होंने जो मॉडल दिया था उसका क्या क्या लिमिटेशंस है? तो पहला लिमिटेशन हमारे पास, एन इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक ऑफ दिस मॉडल इज दैट द मास ऑफ द एटम्स इज कंसिडर्ड टू बी इवनली स्प्रेड ओवर दैट एटम। कि इन्होंने क्या बोला था कि जो मास पूरा का पूरा एटम है वो इवनली स्प्रेड है एटम में। बट लेटर वी विल नो कि जो एटम का जो मास है वो बीच में ज्यादा होता है, हेवियर होता है, जहाँ पे न्यूक्लियस होता है। ठीक है, बट इनके अकॉर्डिंग क्या था कि जो हमारे जो एटम है उसमें इवनली चार्ज, इवनली मास होता है उसका। हर एक पार्ट पे अगर हम देखें तो मास उसका सेम कंसंट्रेटेड होगा। बट ये हमारा एक लिमिटेशन है। सेकेंड क्या लिमिटेशन है? इट इज a static model, it does not reflect the movement electron। तो इसमें जो हमें जो मॉडल मिला है इसमें इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड है एक जगह पे, दैट इज फिक्स्ड। उसका कुछ भी मूवमेंट हमें नहीं देखने को मिल रहा है। बट इन रियलिटी वी नो कि जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव करता रहता है। तो इससे हमारा क्या हुआ कि ये एक लिमिटेशन हो गया। उन्होंने बोला कि स्टैटिक मॉडल, इन्होंने बोल दिया कि स्टैटिक मॉडल है जिसमें कि चार्ज मूव कर ही नहीं रहा है, बट इन रियलिटी चार्ज मूव तो करता है। तो ये हमारा दो सेटबैक हो गया किनका? थॉमसन मॉडल का। ठीक है, इसके बाद सेकंड हमारे पास आता है रदरफोर्ड सर का मॉडल। रदरफोर्ड सर का मॉडल वाज बेटर। उनका एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट था और वो एक अच्छा पॉइंट था। तो इन्होंने क्या करा ना, इन्होंने करा कि गोल्ड का सीट लिया इन्होंने। किसका सीट लिया सर? गोल्ड का सीट लिया इन्होंने। गोल्ड का सीट है हमारा ये। ठीक है,
अब गोल्ड के सीट इन्होंने क्या करा कि अल्फा पार्टिकल्स को इस पे स्ट्राइक करा। यहाँ पे अल्फा पार्टिकल, यहाँ पे अल्फा पार्टिकल है, ठीक है। तो अल्फा पार्टिकल्स इन्होंने स्ट्राइक करा फॉइल पे, जिससे कि उन्हें बहुत सारा ऑब्जर्वेशन उन्हें मिला। उन ऑब्जर्वेशंस को समराइज करके उन्होंने एक मॉडल इंट्रोड्यूस करा, मॉडल डिस्कवर करा, जो मॉडल आज तक हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखो रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो रदरफोर्ड में क्या क्या मेन इंपॉर्टेंट बात है हम लोग देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है कि रदरफोर्ड कैरीड आउट अल्फा पार्टिकल्स scattering experiment by the bombardment of high speed alpha particles on thin foil of gold emitted from radius and gave the following observations which was based on his experiment। तो देखो मैंने वही बोला कि उन्होंने क्या करा, उन्होंने पहले एक फॉइल लिया। उन्होंने कैसा फॉइल लिया? उन्होंने गोल्ड का फॉइल लिया। अब तुम्हारा क्वेश्चन हो सकता है यहाँ पे कि क्यों गोल्ड का फॉइल ही क्यों लिया उन्होंने? क्योंकि गोल्ड का फॉइल जो हमारा जो गोल्ड का जो मेटल होता है वो बहुत ही ज्यादा डक्टाइल होता है। अब डक्टाइल बोले तो क्या सर? डक्टाइल बोले तो कि वो ब्रिटल नहीं होता। ब्रिटल बोले तो टूटता नहीं है, उसे हम बहुत ज्यादा थिन कर सकते हैं, लाइक एक्सट्रीम थिन। जितना तुम सोच सकते हो उतना हम कर सकते हैं गोल्ड को, ठीक है। तो इसीलिए उन्होंने गोल्ड का फॉइल लिया। क्यों? क्योंकि उसका थिकनेस बहुत ही ज्यादा कम रहेगा। तो उससे अगर हमें अल्फा पार्टिकल्स को अगर हमको मूव उधर से उधर करना है, अगर पास करवाना है फॉइल के थ्रू, तो वो हम कर सकते हैं। तो इसीलिए गोल्ड का लेने का क्या मेन रीजन था? गोल्ड का मेन रीजन था कि वो डक्टाइल होता है, डक्टिलिटी उसमें बहुत ज्यादा होता है गोल्ड में। तो इसलिए उन्होंने गोल्ड का फॉइल लिया और उसके ऊपर कौन से पार्टिकल का बम्बार्टमेंट करवाया? उन्होंने बम्बार्टमेंट करवाया अल्फा पार्टिकल का, ठीक है। और मैंने तुम्हें बताया कि अल्फा पार्टिकल क्या है। अल्फा पार्टिकल है तुम्हारा He, हीलियम+2 एटम, ठीक है, हीलियम+2 एटम का, ठीक है। यहाँ पे करेक्शन कर लेते हैं हम लोग अल्फा पार्टिकल्स, ठीक। The angular deflection of scattered alpha particles were studied with the help of moving microscope। तो उन्होंने क्या क्या ऑब्जर्व करा? उन्होंने पहले तो सेटअप करा। सेटअप में उन्होंने अल्फा पार्टिकल को बहुत ही हाई स्पीड पे मूव करवाया थ्रू व्हाट? थ्रू गोल्ड फॉइल। और उन्होंने ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया कि कौन से एंगल पे क्या जा रहा है, कोई कौन सा पास कर रहा, कौन सा नहीं पास कर रहा। उन ऑब्जर्वेशंस में क्या क्या ऑब्जर्वेशन मिलने को मिला, देख रहे हो। Most of the alpha particles, 99% passes through it without any deviation or deflection। तो जो हमारा गोल्ड फॉइल है ये, इसके थ्रू जो 99% जो हमारा जो ये अल्फा पार्टिकल है वो मूव कर जाता है, इसके थ्रू पास कर जाता है। और बहुत ही कम ऐसा अल्फा पार्टिकल बचता है जो कि मूव नहीं करता, जो पास आउट नहीं होता उससे, ठीक है। तो ये कितना अराउंड 99% जो हमारा जो अल्फा पार्टिकल्स होता है वो मूव कर जाता है, दैट इज पास कर जाता है गोल्ड फॉइल के। सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वे डिफ्लेक्टेड थ्रू स्मॉल एंगल्स। उन्होंने फिर ऑब्जर्व करा कि कुछ ऐसे अल्फा पार्टिकल्स हैं जो कि डिफ्लेक्ट कर रहे बहुत ज्यादा स्मॉल एंगल से। लाइक अगर ये यहाँ से अगर इस तरफ से जा रहे हैं, इस तरफ से जा रहे हैं, तो वो बहुत ज्यादा ऐसे उनका जो एंगल है उस एंगल में डिफ्लेक्शन देखने को मिला उन्हें कि जो अल्फा पार्टिकल्स पास कर रहे हैं गोल्ड फॉइल के थ्रू, वो पास होने के बाद जो एंगल उनका जो डिफ्लेक्शन होता है वो बहुत स्मॉल डिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स वे डिफ्लेक्टेड बाय लार्ज एंगल्स एंड ओकेजनली अ पार्टिकल गॉट डिफ्लेक्टेड बाय 180 डिग्री। तो देखो जो अल्फा पार्टिकल्स हैं जो पास कर रहे हैं, वो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स जो है वो स्मॉल डिफ्लेक्शन से पास हो रहे हैं। बट बहुत कम ऐसे पार्टिकल्स हैं जो कि हायर एंगल पे डिफ्लेक्ट कर रहे हैं। हायर एंगल बोले तो लाइक इस तरफ से ना जाके हायर एंगल पे वो डिफ्लेक्ट हो जा रहा है, उनका जो पाथ है पाथ चेंज हो जा रहा है विथ हायर एंगल्स, ठीक है। और रेयरेस्ट बाय रेयरेस्ट होता है ऐसा कि कुछ ऐसा अल्फा पार्टिकल है जो स्ट्राइक करके वापस आ जाए। कैसे हो जाए? स्ट्राइक करके वापस आ जाए 180 डिग्री बोले तो 180 डिग्री का मतलब है कि यहाँ तक गया और उसके बाद डिफ्लेक्ट होके क्या हो गया? डिफ्लेक्ट होके वो वापस आ गया। तो गोल्ड फॉइल से हर एक पार्टिकल नहीं पास करता। 1% जो यहाँ पे जो पार्टिकल जो बच गए हैं वो वैसे पार्टिकल्स हैं जो कि 180 डिग्री से ज्यादा जो हमारा एंगल है उससे डिफ्लेक्ट होते हैं। तो रेयरेस्ट बाय रेयरेस्ट ऐसे पार्टिकल्स होते हैं अल्फा पार्टिकल्स जो कि गोल्ड फॉइल को पास ना करके टर्न बैक हो जाते हैं, इससे स्ट्राइक करके वापस टर्न बैक हो जाते हैं, ठीक है।
जितने भी ऑब्जर्वेशंस आए हैं हमारे पास, उससे हम कुछ चीज़ों को कंक्लूड करेंगे कि उन ऑब्जर्वेशन से हमें क्या कंक्लूजन मिल रहा है, क्या-क्या हमारे पास रिजल्ट्स आए हैं उस ऑब्जर्वेशन से। तो देखो कंक्लूजन्स में जो हमारा फर्स्ट पॉइंट आया है दैट इज़ मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल सॉरी यहाँ अल्फा पार्टिकल है, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल वेंट स्ट्रेट थ्रू मेटल फॉयल अनडिफ्लेक्टेड। जो बहुत सारे जो मैंने क्या बोला था कि 99% से अबव, यहाँ 99% से ऊपर ही होगा, मोर देन 99%। जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो सब बिना डेविएशन के, बिना डिफ्लेक्शन के वो लोग क्रॉस कर गए फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम द गोल्ड फॉइल। तो जो इसमें यही बात बोली जा रही है कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वेन स्ट्रेट थ्रू मेटल फॉइल अनडिफ्लेक्टेड। तो इसका मतलब क्या है सर? इट मीन्स दैट देयर मस्ट बी वेरी लार्ज एम्प्टी स्पेस विद इन एटम। देखो अगर कोई जगह से हम किसी चीज को पास करवाना चाह रहे हैं और वो बहुत ही आराम से पास हो जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि वो क्या है कि एक हॉलो स्पेस है। अगर इसके बीच में कुछ पार्टिकल्स होती देन इट वॉन्ट बी पॉसिबल कि जो वो पार्टिकल है वो इतने आराम से इस फॉइल को क्रॉस कर लेता। तो इससे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि बिना डेविएशन के, बिना डिफ्लेक्शन के अगर कोई पार्टिकल ये किसी गोल्ड फॉइल को क्रॉस कर रही है, इसका मतलब है कि जो मोस्ट पार्ट है एटम का वो कैसा है, वो हमारा खाली है। दैट इज वेरी लार्ज एम्प्टी स्पेस विद इन एटम, वेरी लार्ज स्पेस विद इन एटम। सेकेंड क्या था हम लोग का ऑब्जर्वेशन? सेकेंड था हम लोग कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि सिंस few of the alpha particles were deflected from their original path through moderate angle, it was concluded that whole of the positive charge is concentrated and the space occupied by this positive charge is very small in the atom। तो देखो यहाँ जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था कि जैसे कि हमारा जो पार्टिकल है वो क्या हो रहा था कि अनडेविएटेड क्रॉस हो रहा था, लेकिन हम बहुत सारे ऐसा पार्टिकल्स भी देखें जो कि बहुत कम एंगल्स पे डिफ्लेक्ट होके क्रॉस कर रहे थे। लाइक अगर कोई पार्टिकल यहाँ से आ रही है तो ऐसे चली जा रही है। तो इससे हमें क्या समझ आ रहा है कि जो हमारा अल्फा पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल कैसा चार्ज है? पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज है तो इसका मतलब कि ऐसे एरिया से वो क्रॉस कर रहा है जहां पे प्रोटॉन्स हैं, क्योंकि प्रोटॉन कैसे हैं? प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज है। तो पॉजिटिव एंड पॉजिटिव चार्ज अगर एक दूसरे के पास आएगा तो वो हमें पता है कि उन लोगों के बीच में क्या होगा? रिपल्सन होगा। तो रिपल्सन से क्या होता है? रिपल्सन से हमारा डेविएशन देखने को मिलेगा एंगल में। तो सेकंड पॉइंट में हमारा क्लियर है कि जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो बहुत ऐसे अल्फा पार्टिकल्स थे कि जो बहुत ही कम एंगल पे डेविएट कर रहे थे। तो इसका मतलब क्या है कि मोस्ट ऑफ द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल दैट इज प्रोटॉन, वो किधर है? वो न्यूक्लियस के अंदर है। ठीक है, इसके बाद हम थर्ड पॉइंट देखें तो व्हेन अल्फा पार्टिकल्स कम्स क्लोजर टू दिस पॉइंट दे बियर अ फोर्स ऑफ रिपल्सन एंड डाइवर्ज फ्रॉम देयर पाथ। तो यही बात है कि जब न्यूक्लियस के पास जब वो अल्फा पार्टिकल आता है तो वो रिपल्सन फेस करता है। ड्यू टू व्हाट? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल दैट इज प्रोटॉन। तो प्रोटॉन से अगर उसे रिपल्सन मिल रहा है तो उससे क्या होगा? उससे उसका डेविएशन देखेंगे हम। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है तो positively charged heavy mass which occupies only a small volume in an atom is known as nucleus। Nucleus is supposed to be present at the center of atom। तो देखो जब हमारा जो रदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट है, वो एक्सपेरिमेंट के टाइम उन्हें पता चला, ये एक ऑब्जर्वेशन वाली बात है कि उन्होंने ऑब्जर्व करा कि जो अल्फा पार्टिकल्स है वो डेविएट या फिर डिफ्लेक्ट वापस कहाँ आ रहा, जब उसको हम सेंटर से पास करवा रहे हैं। कहां से पास करवा रहे हैं? सेंटर से पास करवा रहे हैं। तो सेंटर से पास करवाने पे क्या हो रहा है कि डेविएशन शो हो रहा है। तो डेविएशन शो हुआ, इसका मतलब क्या है कि प्रोटॉन है उधर, प्रोटॉन है तो इसका मतलब प्रोटॉन कहाँ रहता है? तो प्रोटॉन रहता है न्यूक्लियस में। तो इसका मतलब उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि जो हमारा न्यूक्लियस होता है वो कहाँ पे होता है? वो एकदम सेंटर पार्ट में होता है। न्यूक्लियस से कहाँ पे होता है? सेंटर पार्ट में होता है, एट द सेंटर ऑफ एटम। ठीक, उसके बाद वेरी फ्यू ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स a very few of the alpha particles suffered strong diversion on even or even returned on their path, indicating that nucleus is rigid and alpha particles H helium plus 2 recoil due to direct collision with a heavily positively charged nucleus। तो देखो
जो हमारा जो ये न्यूक्लियस है, ठीक है, तो जब इससे टकरा रहा है तो डेविएशन हो रहा है, डिफ्लेक्शन हो रहा है, साथ साथ क्या हो रहा है कि कभी कभी जो वो पार्टिकल है वो वापस आ जा रहा है कि लाइक जब उसने स्ट्राइक करा और स्ट्राइक करके वो सेम पाथ पे आ जा रहा है, 180 डिग्री का डिफरेंस आ रहा है। तो इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि जो न्यूक्लियस है वो बहुत ही हैवी मास का है, वो बहुत ही हैवी मास का है, साथ ही साथ रिजिड है, जिस वजह से क्या हो रहा है कि स्ट्राइक करने पे जो वो हमारा अल्फा पार्टिकल है वो वापस आ जा रहा है। तो हमारे पास कितने कंक्लूजन आए? हमारे पास 5 कंक्लूजन्स हैं, जिसमें कि अगर हम समराइज करें तो इसका मतलब है कि प्रोटॉन की तरह प्रोटॉन सेंटर में है। सेकंड सेकंड बात ये है कि जो एटम है वो ज्यादातर स्पेस में वो एम्प्टी स्पेस है उसका, ठीक है। थर्ड बात क्या है? थर्ड बात है कि न्यूक्लियस जो है वो सेंटर पे है। क्यों सेंटर पे है? क्योंकि जो हमारा डेविएशन हो रहा है वो तब हो रहा है जब अल्फा पार्टिकल सेंटर पे एटम के सेंटर से क्रॉस कर रही है, तब डिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा है, डेविएशन देखने को मिल रहा है। फोर्थ पॉइंट क्या है? फोर्थ पॉइंट है कि जो हमारा न्यूक्लियस है वो बहुत ही रिजिड है और साथ ही साथ वो हैवीली पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्ट है एटम का। तो हम लोग ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट हमारे पास एज एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीजेस व्हिच इंक्रीजेस द रिपल्शन which increases what? Which increases repulsion so deflection angle q increases। अब देखो अगर हमारा जो ये है एटम का, अगर हमारा एटॉमिक नंबर अगर बढ़ता है तो एटॉमिक नंबर बढ़ने से क्या होता है कि प्रोटॉन भी बढ़ता है। एटॉमिक नंबर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो अगर डायरेक्टली अगर हमारा एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो इसका मतलब है प्रोटॉन भी बढ़ रहा है। प्रोटॉन बढ़ रहा है इसका मतलब क्या? प्रोटॉन बढ़ रहा है इसका मतलब है कि पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है। पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो इट इज ऑब्वियस कि जो रिपल्शन है वो और होगा, और इसके साथ साथ जो हमारा क्यू है, जो एंगल है हमारा वो भी बढ़ेगा, डिफ्लेक्शन का हमारा एंगल बढ़ेगा। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या बोल सकते हैं हम, एंगल ऑफ डेविएशन। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज है जिसको हम ध्यान में रख सकते हैं कि जो हमारा प्रोटॉन का जो नंबर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किससे सर? तो एंगल ऑफ डेविएशन से, जितना एंगल वो डिविएट करेगा उससे। तो अगर इसका मतलब तो ये हुआ सर कि अगर हम लोग बड़े एटम को लेते हैं तो बड़े एटम में क्या होगा, डिफ्लेक्शन का जो एंगल होगा वो ज्यादा बड़ा होगा, ठीक है। और नेक्स्ट कंक्लूजन हम लोग निकाले कि एटम हैज टू पार्ट। इससे तो प्रॉपर हम लोग को समझ आ गया कि एटम है क्या भाई। तो एटम का दो पार्ट है, एक न्यूक्लियर पार्ट है और एक एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है। न्यूक्लियर पार्ट मास का काम करता है कि जितना भी न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस मेनली क्या कंस्टिट्यूट करता है? मास को कंस्टिट्यूट करता है ऑफ द एटम। और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट जो है वो कंस्टिट्यूट करता है साइज और वॉल्यूम के, ठीक है। तो साइज ऑफ न्यूक्लियस एंड साइज ऑफ एटम ये हम कब बात करेंगे? ये हम एटम से न्यूक्लियाई में अच्छे से बात करेंगे जब हम, अभी तो हम देख रहे हैं कि 1 फर्मी हमारा साइज ऑफ न्यूक्लियस आएगा, बट जब हम लोग एटम से न्यूक्लियाई की बात करेंगे उस चैप्टर में, देन वी विल सी कि कितना रेडियस होता है एक्चुअल में, कितना एटम का साइज होता है, कितना एटम का रेडियस होता है। तो उस टाइम हम लोग इसे और अच्छे से देखेंगे। अभी के लिए और हम नेक्स्ट पार्ट पे मूव करें, डेट इज लिमिटेशंस की। तो लिमिटेशंस में पहला लिमिटेशन क्या है कि जो इट डज नॉट ओबे मैक्सवेल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। मैक्सवेल का जो हमारा थ्योरी था इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का, उसको ये फॉलो नहीं करता है, ठीक है। मैक्सवेल का जो थ्योरी है उससे हम आगे पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ेंगे हम। अभी के लिए हम इतना जानते हैं कि जो चार्ज पार्टिकल है इन अट्रैक्टिव फील्ड रिवॉल्व्स टू एमिट्स एनर्जी सो इट्स लूप इज रिड्यूस्ड एंड कोलाइड विद न्यूक्लियस। तो जो हमारा जो रदरफोर्ड का अकॉर्डिंग जो है कि जो हमारा जो फील्ड चार्ज पार्टिकल इन अट्रैक्टिव फील्ड रिवॉल्व्स टू एमिट्स एनर्जी सो इट्स लूप इज रिड्यूस्ड एंड कोलाइड विद न्यूक्लियस। अगर हम इसकी बात को फॉलो करें तो इसका मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो अट्रैक्शन के कारण वो क्या है, वो क्या होगा कि एट टाइम, एक टाइम ऐसा आएगा जब ये घूमते 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 कहाँ आके रह जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा न्यूक्लियस के पास। क्यों सर? क्योंकि इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज है? इलेक्ट्रॉन है नेगेटिवली चार्ज और हमारा न्यूक्लियस कैसा है, वो है पॉजिटिवली चार्ज।
तो इट इज ऑब्वियस कि जो इलेक्ट्रॉन है उसको अट्रैक्ट करेगा न्यूक्लियस, और उससे क्या होगा कि वो एट मोमेंट वो सर्कल करते, रिवॉल्व करते 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 वो न्यूक्लियस में जाके मिल जाएगा, जिससे कि क्या होगा कि पूरा का पूरा एटम हमारा कोलैप्स कर जाएगा। ठीक है। सेकेंड पॉइंट है कि इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअस एनर्जी एमिट्स स्पेक्ट्रम बनता है। देखो ये पॉइंट रदरफोर्ड नहीं अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए कि जो इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व करता है तो उससे एक हमें हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम देखने को मिलता है। तो ये लिमिटेशंस है रदरफोर्ड के अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट का। और ये जितना भी पॉइंट्स है ना, ये पॉइंट्स हम लोग को ध्यान में रखना है। क्यों ध्यान में रखना है सर? क्योंकि मैंने पहले ही बता रखा है कि पीवाईक्यूज में हमें देखने को मिलता है कि स्टेटमेंट क्वेश्चंस भी आ जाते हैं कि रदरफोर्ड के बारे में जो ये क्वेश्चन रहेगा उसमें 4 जो ऑप्शंस रहेंगे, तो कौन सा ऑप्शन रिलेटेड टू रदरफोर्ड है और कौन सा ऑप्शन रिलेटेड नहीं है। ठीक है, तो हम इन पॉइंट्स को हम ध्यान में रखेंगे। अब हम मूव करें तो एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर, ये बहुत ही छोटा बात है कि एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर, जिसमें कि एटॉमिक नंबर को हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं और मास नंबर को हम A से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो हमारा जो रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी एलिमेंट का, उसे हम किस तरीके से करते हैं सर? उसे हम करते हैं कि एलिमेंट का नाम लिखो, उसके ऊपर में ए की जगह क्या आएगा? मास नंबर आएगा, और नीचे क्या आता है? जेड। जेड क्या शो करता है? एटॉमिक नंबर को शो करता है, तो हमारा एटॉमिक नंबर आ जाएगा नीचे में, और जो हमारा जो मास होगा वो मास आ जाएगा ऊपर वाले पार्ट में। ठीक है, इतना हमारा पॉइंट क्लियर है। बस हमें इतना ध्यान रखना है कि एटॉमिक नंबर ए से एटॉमिक नंबर होता है, तो ए जहां पे है उसका मतलब एटॉमिक नंबर नहीं है, हमें उल्टा करना है। जैसे कि आज हम लोगों ने सीखा कि एनोड में एन है तो इट डजंट मीन कि एन निगेटिव के लिए ही जाएगा, उसका अपोजिट कर दो कि अगर एन मीन्स निगेटिव है तो एनोड निगेटिव ना होके पॉजिटिव हो जाएगा। सिमिलरली एटॉमिक नंबर और मास नंबर की बात करें तो एटॉमिक नंबर में ए आता है, तो इसलिए हम एटॉमिक नंबर के लिए ए का रिप्रेजेंटेशन ना यूज करके किसका रिप्रेजेंटेशन यूज करेंगे? जेड का रिप्रेजेंटेशन हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद बात आती है एटॉमिक वेट की। तो एटॉमिक वेट क्या होता है? देखो, इट इज द एवरेज ऑफ वेट्स ऑफ ऑल आइसोटोप्स ऑफ एट एलिमेंट। देखो, तो वेट जो है, एटॉमिक वेट जो है वो कैसे हम कैलकुलेट करते हैं? हम कैलकुलेट करते हैं एवरेज वेट से। एवरेज वेट सर कौन कौन? एवरेज वेट हम वैसे एलिमेंट्स का लेते हैं जिनका कि आइसोटॉप्स पॉसिबल है। अब आइसोटॉप्स क्या होता है सर? तो इसके लिए तुम्हें लेक्चर्स में पीछे जाना होगा, जहां मैंने तुम्हें बताया है कि जो आइसोटॉप्स होते हैं वो ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, दो अलग एलिमेंट, मतलब एक एलिमेंट जिसका कि दो अलग अलग मासेस हो, दो अलग अलग मासेस हो, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि उसका रेशियो निकालते हैं। रेशियो इट इज x1 एंड x2, जो कि हमें क्या देता है? उसका रेशियो देता है। तो हम एवरेज वेट कैसे निकालेंगे? हम एवरेज वेट निकालते हैं W1 x1 प्लस W2 x2 अपॉन x1 प्लस x2। तो x1 एंड x2 क्या शो करता है? उसका कंसेंट्रेशन शो करता है कि उसका कितना पार्ट सब कंट्रीब्यूट कर रहा है एवरेज वेट फाइंड करने में। तो एवरेज वेट का ये वाला फॉर्मूला हम लोग ध्यान में रखेंगे। रिलेटिव एविडेंस आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट अकर इन डिफरेंट परसेंटेज इन नेचर, ये हमें काम का नहीं है। इसके बाद बात आती है Cl35 एंड Cl37 कि सर इसका हम लोग कैसे क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे आइसोटोप्स। अब क्यों बोलेंगे सर? इसको हम लोग आइसोटोप्स इसलिए बोलेंगे क्योंकि देखो Cl एंड Cl, Cl एंड Cl, तो क्या है? हमारा क्लोरीन है। ठीक है सर, इतना क्लियर है कि हाँ क्लोरीन का जो ये है ये एलिमेंट है। ठीक, अब तुम बताओ कि ऊपर में क्या था? ऊपर में हमारा था सर, ऊपर में हमारा था ए, तो ए से क्या होता है सर? एटॉमिक मास। तो हाँ सर, एटॉमिक मास होता है। एटॉमिक मास होता है, तो सर हम देख रहे हैं कि क्लोरीन तो सेम एलिमेंट है, लेकिन उसके ऊपर जो दो 35 एंड 37 है वो एटॉमिक मास है, वो एटॉमिक मास डिफरेंट है। तो सर आपने बताया था कि आइसोटोप्स ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनका कि दो डिफरेंट मासेस पॉसिबल हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? आइसोटोप्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्लियर है कि क्लोरीन का 35 एंड 37, इन दोनों को हम क्या बोलेंगे? इन दोनों को हम बोलेंगे आइसोटोप्स। इन दोनों को क्या बोलेंगे? हम आइसोटोप्स बोलेंगे। अब देखो, इतने पॉइंट के बाद हमारा
वेव का सेक्शन शुरू होता है। अब बोलो, तुम बोलोगे सर एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम वेव पढ़ के क्या करेंगे? तो देखो, एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ने के बाद तुम्हें पढ़ना होगा प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, तुम्हें पढ़ना होगा नेचर ऑफ लाइट, डुअल नेचर ऑफ लाइट, तुम्हें पढ़ना होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो उन चीजों के लिए वेव के बारे में बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखना इज नेसेसरी। वेव के बारे में बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमें चाहिए। हम डीप में नहीं जाएंगे, डीप में जाने के लिए वेव खुद में ही एक अलग चैप्टर है। बट अभी जो हम कर रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में, हम वेव का बेसिक कैरेक्टरिस्टिक, बेसिक फंक्शंस देखेंगे, बेसिक टर्म्स देखेंगे जो कि यूज होगा इन फ्यूचर, तो हमें कोई प्रॉब्लम ना हो उस टाइम में। ठीक है, तो हम चलो देखते हैं। A wave motion is mean a transfer of energy from one point to another point without any convening of matter between the points। अब देखो, वेव मोशन से क्या होता है ना कि वेव मोशन से हम लोग एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक क्या करते हैं, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, एनर्जी का ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ठीक है, उसको हम बोलते हैं वेव मोशन। तो वेव के थ्रू हम लोग क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी हुआ फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। ठीक, when we throw the piece of stone particles on water surface in a pond। देखो, जब कोई पॉन्ड है, ठीक है, इसमें अगर एक पत्थर हम फेंकते हैं तो तुमने ऑब्जर्व करा होगा कि इसमें क्या होता है कि ये पडल्स बनता है। ठीक है, ये इसे रिपल्स बोलता है। ठीक है, तो वाटर रिपल्स तुम्हें देखने को मिलेगा कि एक पत्थर फेंकने से तुम्हें दिखेगा कि ऐसे 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 सिमिलरली उसी तरीके से जो हमारा वेव्स है, वेव्स भी हमारा इसी तरीके से क्या होता है, इसी तरीके से प्रोपगेट करता है किसी भी मीडियम में। उससे क्या होता है सर, उससे एनर्जी का ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। उससे क्या होता है, एनर्जी का ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, व्हेन वी पुट पीस ऑफ कॉक ऑन द सरफेस ऑफ दिस वाटर। तो ये सब एग्जांपल हमें नहीं देखना, हमें क्या फोकस करना है, कैरेक्टरिस्टिक, जो कि यहां से स्टार्ट होता है, वेवलेंथ। अब देखो वेवलेंथ क्या होता है, तो जब तुम आगे तुम क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो उन क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम तुम्हें दिखेगा कि वेव्स के क्वेश्चन है, तो उसमें तुम्हें वेवलेंथ पूछेगा। तो वेवलेंथ हम कैसे कैलकुलेट करते हैं कि जब हमारा ग्राफ होता है, ग्राफ का अपर पार्ट, ग्राफ के अपर पार्ट को हम क्या बोलते हैं, ग्राफ के अपर पार्ट को हम बोलते हैं क्रेस्ट। ग्राफ के अपर पार्ट को हम क्या बोलते हैं, क्रेस्ट बोलते हैं। ठीक है, और ऐसे हम लोग जो डाउन वाला पार्ट होता है, बॉटम पार्ट होता है, बॉटम पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉटम पार्ट को हम लोग बोलते हैं ट्रफ। तो क्रेस्ट एंड ट्रफ होता है हमारा। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड जो हमारा होता है वो अगर अपर वाले पार्ट में है तो उस पार्ट को हम लोग बोलते हैं क्रेस्ट, एंड नीचे वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं ट्रफ। तो देखो, जब हम लोग वेवलेंथ कैलकुलेट करते हैं तो वेवलेंथ क्या होता है कि एक ही वेव का जब नेक्स्ट फॉर्म आता है, लाइक यहां से वेव शुरू हुआ और जब ये नेक्स्ट यहाँ पे आया तो दो क्रेस्ट के बीच में, क्या बोला मैंने, दो क्रेस्ट के बीच में जो डिस्टेंस होगा उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम वेवलेंथ। दो क्रेस्ट या फिर दो ट्रफ, दो क्रेस्ट या दो ट्रफ को हम पकड़ेंगे एक वेव का, और उसके बीच जो डिस्टेंस होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे वेवलेंथ। तो देखो यहाँ क्या बोल रहा है, यहाँ भी वही है कि इट इज डिफाइंड एज डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट क्रेस्ट और नियरेस्ट ट्रफ। ट्रफ का स्पेलिंग इज रॉन्ग। ट्रफ, इट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ एंगस्ट्रॉम, पिकोमीटर, नैनोमीटर एंड सेंटीमीटर और मीटर। तो ठीक है, तो इसका कंक्लूजन, इसका हम यही निकालते हैं कि जो एक वेव है, वेव में हम लोग क्रेस्ट, जो नियरेस्ट दो क्रेस्ट होता है उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा, और या तो दो ट्रफ, उन दो ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसके मेजरमेंट को हम क्या बोलते हैं, उसके मेजरमेंट को हम बोलते हैं वेवलेंथ। ठीक है, क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं। इसके बाद है फ्रीक्वेंसी, कि फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, तो देखो फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव इज नंबर ऑफ वेव्स व्हिच पास थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड। फ्रीक्वेंसी बोले तो जो वेव होता है, ऐसे देखो अभी मैंने वेव का आपको एग्जांपल दिया था। एग्जाम्पल में क्या है कि जब एक सेकेंड में कितने वेव्स फॉर्म हो रहे हैं, अगर तुम देख के चलो कि यहाँ से वेव स्टार्ट हुआ, कहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से वेव स्टार्ट हुआ, अगर एक सेकेंड में वेव यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, इसका मतलब क्या है, एक एक वेव हम कब मानेंगे, एक वेव जब यहाँ से यहाँ तक आएगा, सिर्फ यहाँ से यहाँ जब वेव आती है तो इसको हम बोलते हैं वन वेव। ठीक है, वन वेव कंप्लीट हुआ, फिर यहाँ से सेकेंड अदर वेव स्टार्ट होती है, वो जाके खत्म होती है यहाँ पे। तो मान लो 1 सेकेंड में हम लोगों ने दो वेव्स फॉर्म करा। ठीक है, 1 सेकेंड में कितना फॉर्म करा हमने, 2 वेव्स फॉर्म करा। तो 2 वेव्स फॉर्म करने से हमें क्या पता चलेगा कि जो ये फ्रीक्वेंसी है वेव का वो कितना है, 2 है। दैट इज 2 वेव्स पर सेकेंड।
फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव इज द नंबर ऑफ वेव्स व्हिच पास थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकंड, ठीक है। इट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ हर्ट्ज, सेकंड इनवर्स और साइकिल पर सेकंड, ठीक है। तो 1 हर्ट्ज इसको हम याद रखेंगे। उसके बाद बात आई टाइम पीरियड की। टाइम पीरियड, टाइम टेकन फॉर वन कंप्लीट ऑसिलेशन ऑफ वेव इज नोन एज पीरियड। जो यहाँ से यहाँ मैंने बोला ना, इतना टाइम जब यहाँ से वेव स्टार्ट हो और यहाँ जाके टर्मिनेट करे, एंड करे, तो इसमें जितना टाइम लगेगा उस टाइम को क्या बोलते हैं? उस टाइम को बोलते हैं टाइम पीरियड। उस टाइम को क्या बोलेंगे? टाइम पीरियड बोलते हैं। और टाइम पीरियड, टाइम टेकन बाय वेव ट्रैवल डिस्टेंस इक्वल टू वन वेवलेंथ इफ c इज द स्पीड ऑफ वेव देन c इक्वल्स लैम्डा बाई टी। ये हमारा उतना इंपॉर्टेंट अभी के लिए तो नहीं है, बट आगे इसको हम देखेंगे, ठीक है। वेव नंबर की बात करें तो वेव नंबर इज बहुत इजी कि वेव नंबर इक्वल्स 1 अपॉन लैम्डा। वेव नंबर इज 1 अपॉन लैम्डा। वेव नंबर इज 1 अपॉन लैम्डा। नंबर ऑफ वेवलेंथ पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ वेवलेंथ पर यूनिट लेंथ। एम्पलीट्यूड की बात करें तो तुमने देखा है कि क्रेस्ट और ट्रफ की हमने बात करी। तो क्रेस्ट और टर्फ में जो क्रेस्ट जो पोजीशन एकदम टॉप पोजीशन है, उस पॉइंट तक जाने में जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस फ्रॉम द रेफरेंस टू द टॉप और टॉप पॉइंट ऑफ द वेव, दैट इज यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। इट इज द हाइट ऑफ द डेप्थ और क्रेस्ट ऑफ अ ट्रफ और क्रेस्ट ऑफ अ वेव, ठीक है। वेलोसिटी, अब देखो वेलोसिटी ये वाला इंपॉर्टेंट है। ये वाला जो हमारे पास फॉर्मूला है, ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि v इक्वल सी अपॉन लैम्डा। v इक्वल सी अपॉन लैम्डा। v को हम लोग म्यू बोलते हैं, वो हम आगे देखेंगे। तो देखो, इट इज डिफाइंड एज डिस्टेंस कवर्ड बाय एन वेव इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में जितना भी डिस्टेंस ट्रेवल करता है वेव, एक सेकेंड में जितना भी डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसको हम क्या बोलते हैं? वेलोसिटी। और उसको किससे हम शो करते हैं? उसको हम शो करते हैं c से। उसको हम किससे शो करते हैं? c से शो करते हैं। फ्रीक्वेंसी को हम म्यू से शो करते हैं। फ्रीक्वेंसी किससे शो करते हैं? हम म्यू से शो करते हैं। तो हमारे पास जो फॉर्मूला आएगा, दैट फॉर्मूला इज म्यू इक्वल्स सी अपॉन लैम्डा। क्या है फॉर्मूला? म्यू इक्वल्स सी अपॉन लैम्डा। तो इस चीज को हम लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इसके बाद आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एक अलग चैप्टर है, बट इस पॉइंट पे हम लोग इतना देखेंगे जितना हमारे काम का है। तो इट कंटेन्स इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। जब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात हो रही है तो यू ऑलरेडी नो कि उसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की बात होती है। एनर्जी इज ऑलवेज ट्रांसफर्ड इन द फॉर्म ऑफ वेव्स विद द स्पीड ऑफ लाइट, दैट इज c equals 3 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये हमारा स्पीड ऑफ लाइट है, यू ऑलरेडी नो। इट इज अ प्योर एनर्जी वेव, इट डज नॉट कंटेन मास, नो मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसमिशन। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, उसे ट्रांसमिट होने के लिए, ट्रांसमिट बोले तो उसे ट्रैवल करने के लिए कोई मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है उसे। और साथ ही साथ ये पॉइंट इज इंपॉर्टेंट कि जो हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है वो क्या कंटेन करता है? इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड कंटेन करता है। देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ने का जो हमारा मेन मोटिव है वो ये है, रशियन मैजिशियन यूज्ड अ वेरी देखो, अब तुम बोलोगे कि भैया ये क्या लिख दिया आपने। तो देखो, आर बोले तो रेडियो वेव्स, एम बोले तो माइक्रोवेव्स, आई बोलो तो इंफ्रारेड वेव्स, ये हो गया विजिबल, यू से हो जाएगा हमारा अल्ट्रावायोलेट, ये हो गया हमारा एक्सरे, एंड ये है हमारा गामा, ठीक है। तो हमारे पास ये सारे वेव्स हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में ये सारे वेव्स आते हैं। तो देखो, जब हम लोग इधर से लेफ्ट साइड से हम लोग राइट साइड में जाएंगे तो इसमें क्या होता है कि इसमें होता है जो हमारा जो फ्रीक्वेंसी होता है, हमारा जो फ्रीक्वेंसी होता है ये बढ़ता है। क्या होता है? ये इंक्रीज करता है, ठीक है। बट जब हम लोग गामा रेज से रेडियो वेव्स की तरफ आते हैं तो क्या इंक्रीज करता है? तो वेवलेंथ इंक्रीज करता है। तो क्या इंक्रीज करता है?
वेवलेंथ इंक्रीज करता है। यहाँ पे एक रिलेशन तुम लोग देखो कि जो हमारा जो फ्रीक्वेंसी होता है दैट इज 1/लैम्डा, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन में चलता है कि जब अगर हमारा फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है तो इट इज ऑब्वियस, हमें ये समझ जाना चाहिए कि उस टाइम हमारा जो वेवलेंथ होगा वो वेवलेंथ कम होगा। तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का कैसा रिलेशन है, दैट इज इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल का हमारा रिलेशन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का हमारा रिलेशन है। तो इसी तरीके से जब हम लोग गामा रेज से रेडियो वेव्स की तरफ आएंगे तो हमारा जो फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी हमें बढ़ते हुए दिखाई देगा, और जब हम लोग रेडियो वेव्स से हम लोग गामा वेव्स जाएंगे तो हम लोग को फ्रीक्वेंसी बढ़ते हुए देखा जाएगा। तो ठीक है, तो इस चीज को हम लोग ध्यान में रखेंगे, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इस चीज को हम लोग ध्यान में रखेंगे। ये यहाँ तक जो हमारा पार्ट था, ये पार्ट हम लोगों का सफिशियंट है टू स्टार्ट व्हाट, टू स्टार्ट डुअल नेचर ऑफ लाइट। फिर हम लोग बात करेंगे प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी की, फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम लोगों ने देखा कि कैसे एटॉम का डिस्कवरी हुआ। हम लोगों ने एटम इसलिए पढ़ा क्योंकि थियोरेटिकल क्वेश्चंस हमें पीवाईक्यूज में देखने को मिलता है, और हम अपना ऐसा एक भी चांस नहीं छोड़ना चाहते हैं कि जहां मार्क्स कटने का कोई चांस बने। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि हर एक छोटे से छोटे पॉइंट हम लोग कवर करें ताकि जो हमारा प्रोडक्टिविटी है वो प्रोडक्टिविटी बढ़े, साथ ही साथ हमको रिजल्ट में वो दिखे हमारा वो मेहनत। ठीक है, तो उसके लिए हम लोगों ने एटम का डिस्कवरी देखा, साथ में हमने देखा कि जितने भी साइंटिस्ट जिन्होंने डिस्कवर किया है, हम लोगों को पता चला चार्ज, इलेक्ट्रॉन का मास, प्रोटॉन का मास, न्यूट्रॉन का मास पता चला। साथ ही हम लोगों ने मॉडल देखा, रदरफोर्ड का मॉडल देखा जिसमें कि गोल्ड फॉइल के थ्रू एक्सपेरिमेंट करवाया गया था। उसके बाद हम लोगों ने देखा वेव्स के बारे में, वेव्स का जो कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज इंटरेस्टिंग, और साथ ही साथ बहुत ज्यादा यूजफुल है वो, क्योंकि आगे जाने वाले जब हम लोग प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी स्टार्ट करेंगे हमें साफ साफ देखने को मिलेगा इन सारे टर्म्स की, लाइक वेलोसिटी की जगह सी का यूज मिलेगा हम लोगों को, फ्रीक्वेंसी की जगह हम लोग को म्यू का यूज मिलेगा, वेवलेंथ की जगह हम लोग को लैम्डा का यूज मिलेगा। तो उस टाइम पे हम कंफ्यूज ना हो उसके लिए हमारा क्या इंपॉर्टेंट था कि हम लोग वेव को एक बार अच्छे से देख ले, कैरेक्टरिस्टिक्स देख ले। और सेकंड बात रही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, ये हम लोगों ने इसलिए करा क्योंकि जो रेडियो माइक्रो इंफ्रारेड है इससे कभी कभी क्वेश्चंस आते हैं, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं कि तुम्हारे पास सारे वेव्स दिए होंगे एंड तुम्हें बोला जाएगा कि इसको एक ऑर्डर में अरेंज करो इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी और इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग वेवलेंथ। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, उसके लिए हमें इसका ऑर्डर जरूरी है याद होना चाहिए हमें। ठीक है, इसके लिए तुम एक चीज फॉलो कर सकते हो कि रशियन, लाइक रेडियो से रशियन, रशियन मजिशियन इंट्रोड्यूस्ड अ वेरी अनयूजुअल एक्सरे गेम। तो आर से हो गया रशियन हमारा, एम से हो गया माइक्रो, आई से हो गया इंफ्रा दैट इज रशियन मजिशियन इंट्रोड्यूस्ड दैट इज आई, अ वेरी, वी से हमारा हो गया वायोलेट, वी से हमारा हो गया विजिबल रीजन का। ठीक है, वेरी अनयूजुअल, अनयूजुअल के लिए यू आ गया, एक्सरे गेम के लिए एक्स आ गया, जी के गेम के लिए जी आ गया। तो इस चीज को अगर हम ध्यान रखें कि रशियन मजिशियन इंट्रोड्यूस्ड अ वेरी अनयूजुअल एक्सरे गेम, अगर हम इसको याद रखें तो हमारा जितना भी वेव्स है उसको हम कभी भी भूल नहीं सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि तुम लोग को इतना समझ आया होगा और तुम लोग इसको ध्यान में रखोगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग मूव करेंगे प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी एंड हम लोग मूव करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को पे, जो कि हमारा नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है, जो कि हमारा नेक्स्ट लेक्चर आने वाला है। ठीक, और बात करें टेलीग्राम चैनल की, मैंने पहले ही बोल रखा है कि टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन करो, बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है तुम्हारे लिए। इसमें तुम्हें ये वाला जो आज का मैंने नोट्स पढ़ाया है, नोट्स मिल जाएगा तुम्हें, साथ ही साथ 1-to-1 आपको इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है। हम लोग टाइम टू टाइम गूगल मीट हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि आप लोगों से इंटरेक्ट कर पाए, आप लोग का जहाँ प्रॉब्लम है, जो डाउट है, हम लोग उसको क्लियर कर पाए। तो टेलीग्राम चैनल आप जाके ज्वाइन करो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही साथ बेल आइकन आप जरूर से जरूर आप प्रेस करना, ताकि उससे क्या होगा कि जब भी वीडियो अपलोड होगी आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। ठीक है, तो उससे आपका एक रूटीन बना हुआ रहेगा, एक टाइम पे वीडियो अपलोड होगी और आप उसे कंप्लीट करोगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो उसके लिए। ठीक है, एंड मैं बस यही बोलूंगा कि जितने मोटिवेशन हम लोगों ने शुरू से अभी तक करा है उसको हम लोग बरकरार रखेंगे। हम अपने तरफ से एफर्ट डाल रहे हैं, आप अपने तरफ से एफर्ट डालो, और साथ में हम कुछ
हम लोग साथ में मिलके एक अच्छा सा आपके लिए WBJE स्कोर आप कर पाओ और एक अच्छा सा कॉलेज सिक्योर कर पाओ, हमारी कोशिश रहेगी। साथ में आपका हमारा जो सपोर्ट है, एफर्ट है, वो आपको देखने को मिलता रहेगा। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, आप लोग पढ़ाई करते रहो। थैंक यू।